हमें सपने में इसीलिए कभी कभी वो चीज़ें दिख जाती हैं जो अभी हुई नहीं होती, जो होनी होती है। कोई हमारे बारे में सोच रहा है तो वो भी हमारे सपने में आ सकता है। जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए, कभी बदलने की कुदरत के साथ कभी खेलते नहीं। वास्तु says that you should never have a mirror opposite to your bed. तो यानी कि शनि जहाँ बैठा वो वहाँ उतना पावरफुल नहीं है, इतना जहाँ देख रहा आपको वहाँ से वो चीज़ मिलेगी। मंगल सिर्फ परेशानियां ही खड़ा करता है, या फिर एक मंगल किसी इंसान को सोल्जर भी बना सकता है और वही मंगल किसी इंसान को टेररिस्ट भी बना सकता है। एक का काम होता है 72 हूरों से मिलना, एक का काम होता है 72 हूरों से मिलवाना। जब एक चाइल्ड की बात आती है तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कितना इम्पैक्ट करती है, कैसे यूजफुल हो सकती है। बच्चे को ये समझा के भेजो घर से कि बेटा एवरीवन इज नॉट योर फ्रेंड। कॉमन टर्म आता है मिड लाइफ क्राइसिस, करियर चेंज। तो ये दशा डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ कब आपके तरफ आएगी। नहीं, अगर वो उसने अच्छा होना होगा वो अपने आप वो मुहूर्त सिलेक्ट करेगी। क्या मुहूर्त देख के पैदा हुए थे? क्या मुहूर्त देख के मरोगे? Hello and welcome everyone to POV Unpopular. In our second episode on astrology with Anubhav sir. A little about him: he is an astrologer, a karma reader, a philosopher, coach, and a guide and a mentor. So, in the first episode that we did with him on astrology, we discussed a little bit the basics of astrology. We discussed about relationships and marriages. And in this second episode, we'll dive deeper and we'll be discussing about child astrology, career astrology, and as always, relationships and marriages. So, personally, for me, whenever I do talk to him, it doesn't really feel that I'm talking to an astrologer because he's so practical, he's so genuine, he's so grounded that it almost feels like I'm talking to my big brother. So, it has been such an insightful conversation, such a knowledgeable conversation with him. And I just hope that we'll be able to put across the same for you. So, enjoy this episode and do comment, do share any feedbacks or any other questions that you have for him that we'll be able to discuss perhaps in the upcoming episodes. So, hello and welcome Anubhav ji. कैसे हो आप? बिल्कुल पहले जैसे। Okay, so welcome back to the show again. जो हमारा पहला पॉडकास्ट था, it was about the basics of astrology, थोड़ा बहुत about relationships, marriages from astrological point of view. एंड वो पॉडकास्ट जितने भी लोगों ने देखा है तो मुझे पर्सनली जो फीडबैक दिया है कि ऑल्दो ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर बट ही इज़ सो प्रैक्टिकल, ही इज़ सो ग्राउंडेड, ही इज़ सो जेन्युइन. तो हम एस्ट्रोलॉजर से इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं प्रैक्टिकलिटी. सो दैट वाज रियली नाइस एंड रिफ्रेशिंग टू हियर एंड इट्स सो गुड टू हैव यू बैक. थैंक यू. ओके, So, starting this podcast with one question जो मेरे भी दिमाग में रहता है, एंड आई थिंक जो लोग भी अपनी थोड़ी बहुत कुंडली एनालिसिस करते हैं उनके भी दिमाग में ही रहता होगा कि कोई भी प्लैनेट अगर किसी भी हाउस में है तो हम उसे खुद से कैसे डिकोड कर सकते हैं. भगवान ने ना हमें जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है, मैं वो बता रहा हूँ. बहुत ब्यूटीफुल लाइन है ये, और इस लाइन के अंदर गुरुदेव ने हमें सब क्लियर कर दिया था. एक लाइन के अंदर बहुत बड़ा सूत्र है, वो ये कि ईश्वर ने ना हमें अपने कर्मों का फल देने के लिए हाउसेस को नहीं चुना, राशियों को नहीं चुना, प्लैनेट्स को चुना है. जो भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठता है और किसी प्लैनेट से कितनी दूरी पे बैठता है वो डिपेंड करता है कि हमें अपने कर्मों का फल कैसे मिलेगा. तो मीन्स अगर कोई किसी का प्लैनेट किसी 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, 9th हाउस में है, 10th हाउस में, किसी भी हाउस में है, तो वो किसी वजह से है, और उसके पीछे वजह होती है आपके प्रारब्ध, आपके संचित कर्मास. प्रारब्ध मतलब जो आप इस जन्म में एक तरीके से कर्म करने आए, वो आपकी ड्यूटीज़. उस मुताबिक कोई भी प्लैनेट जो होता है वो अपने हाउस में प्लेस्ड होता है. अब आम तौर पे ये देखा जाता है कि कोई भी प्लैनेट 6th हाउस में चला गया, 8th हाउस में चला गया, 12th हाउस में चला गया, तो उसको एक नेगेटिव करार दिया जाता है. बोल देते भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब काम ख़त्म है. लेकिन आप उन लोगों की जब कुंडलियाँ देखोगे ना, जो लोग एक्चुअल में लाइफ में जिन्होंने कुछ अनएक्सेप्शनल किया है, बहुत बड़ा कोई काम किया है, आपको यही 3 हाउसेस काम करते हुए दिखाई देंगे. मतलब जितनी कंफर्टेबल सी कुंडली होगी ना, जितना अच्छा हाँ बहुत सुंदर कुंडली लग रही है, बहुत अच्छा भाग्यशाली है, वो उतना कम ग्रो कर पाता है. क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा होता है.
वो खुद से नहीं कर पाता। ठीक वैसे जैसे एक प्लांट है जिसको सब कुछ देते हैं, उसकी जड़ें जो होती हैं, रूट्स होती हैं, वो शैलो रह जाती हैं। तो कोई भी प्लैनेट जब किसी भी हाउस में बैठता है तो उसके साथ वो जुड़ जाता है। तो जब भी हम उस हाउस की एक्टिविटी करते हैं तो वो प्लैनेट एक्टिवेट हो जाता है, और जब हम उस प्लैनेट की एक्टिविटी करते हैं तो वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। कैसे? अब फॉर एग्जांपल कोई कोई प्लैनेट है, अब फॉर एग्जांपल 10th लॉर्ड है किसी का। 10th लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ योर प्रोफेशन, कर्मों का। मतलब प्रोफेशन तो कर्मों का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। सो 10th लॉर्ड कौन होता है? जो आपकी कुंडली के अंदर जो दशम भाव हो, हाँ, उसका जो मालिक होता है, हाँ, मतलब वहाँ जो राशियाँ हैं, हाँ, उसका जो लॉर्ड है, हाँ, ओके, वो आपका 10th लॉर्ड है। तो जब भी वो किसी हाउस में जाएगा तो उस हाउस के साथ वो जुड़ जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का जो 10th लॉर्ड है वो 6th हाउस में जुड़ गया, तो 6th हाउस चैलेंजेस का है, लिटिगेशन का है। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं इसका जो 10th लॉर्ड है वो प्रॉब्लम में चला गया, एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं जो 6th हाउस है ना, वो सेवा का है, सेवा भाव, किसी दूसरे के लिए कोई कुछ करना। तो अगर कोई भी प्लैनेट 6th हाउस में बैठेगा ना तो वो आपसे सेवा मांगेगा। कोई भी प्लैनेट या कोई भी हाउस लॉर्ड जब आपके 6th हाउस के अंदर प्लेस्ड होगा तो वो आपसे सेवा मांगेगा। अब किसी का 10th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में प्लेस्ड हो गया, तो 10th हाउस आपके कर्मों का, आपके प्रोफेशन का है, तो आपको कर्मों के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर सेवा करनी पड़ेगी। अब सेवा कैसे? अब सेवा हम कैसे करते हैं? क्या पूछते हैं? अभी आपके फादर साहब क्या करते हैं? वो सर्विस करते हैं। हम आमतौर पे बोलते हैं जॉब करते हैं, तो इसलिए 6th हाउस इज द हाउस ऑफ जॉब। लेकिन बात सिर्फ प्रोफेशन की नहीं है, कर्मों की है। वो ओवरऑल आपसे सिंपली ये कहता है कि आपको अपने ओवरऑल डीड्स के अंदर भी, डेली रूटीन के अंदर भी सेवा भाव रख के काम करना है, दूसरों के लिए काम करना है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का 7th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में चला गया, 7th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, हम उसको बोलते हैं दिस इज अ नेगेटिव कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। 7th हाउस जो है वो शादी का है, आपके बिजनेस का है। 6th हाउस जो है वो आपके लड़ाइयों का है, झगड़ों का है। तो एक तरफ तो कोई एस्ट्रोलॉजर ये कह सकता है कि इसकी जो बिजनेस है वो झगड़े में चला गया, इसका जो शादी है वो लिटिगेशन या झगड़े में चला गया। तो जो कोई भी प्लैनेट जब 6th हाउस के अंदर प्लेस्ड होता है ना, तो वो आपसे कुल मिला के सेवा मांगता है। अब एक तरफ कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहेगा कि आपका जो रिलेशनशिप का लॉर्ड है वो 6th हाउस में चला गया, वो झगड़ों में चला गया, वो लिटिगेशन में चला गया, वो डाइवोर्स करवा देगा। लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये गाइड करेगा कि आपके पास जो आपका पार्टनर आ रहा है ना आपकी लाइफ में, वो आपके प्रारब्धों के कारण आपसे सेवा लेने आ रहा है, तो उससे कभी सेवा करवाना मत, उसको सेवा करना। आपने कभी, क्योंकि बीमारियों का हाउस कौन सा? 6th हाउस। आपने कभी कभी देखा होगा शादी के बाद जो स्पाउस है वो बीमार रहने लग गया, तो मीन्स के वो प्रारब्धों के अकॉर्डिंग वो स्पाउस या वो इंसान उससे वो सेवा लेने आया, तो उसकी सेवा करना उसके रिलेशनशिप को अच्छा चलाएगा। और अगर कोई प्लैनेट 6th हाउस में बैठता तो वो देखेगा कौन से हाउस को? 12th हाउस को। तो 12th हाउस आपके लॉसेस का है, आपके खर्चों का है, आपके जो भी चीज़ आपसे जा रही है उसका है। तो आपसे वो सेवा भी लेगा और आपके खर्चे भी करवाएगा। आपने काफ़ी लोगों को देखोगे बीमारियों पे बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो अगर वो खर्चे हो रहे हैं ना तो वो आपको मुक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस इज द हाउस ऑफ मोक्ष। तो कोई भी प्लैनेट जब 6th हाउस में बैठता है उससे कभी सेवा लो मत, हमेशा उसकी सेवा करो। तो इससे आपका वो जो हाउस है ना वो कभी नेगेटिवली काम नहीं करेगा। आप मान लो 100 लोग आपके सामने बैठे हैं और 100 का एक ही कॉम्बिनेशन है, कोई पर्टिकुलर लॉर्ड इन 6th हाउस, 7th लॉर्ड इन 6th हाउस। अब 100 में से 70-80 आपको परेशान मिल रहे होंगे, इसीलिए एक धारणा बन गई कि ये कॉम्बिनेशन बुरा है, लेकिन 20% आपको हैप्पी मिलेंगे। क्यों? क्या उन पे एस्ट्रोलॉजी काम करनी बंद कर गई? नहीं, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं लोग, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, उस पर खर्चा भी हो रहा है, और उस खर्चे को वो ज़्यादा ना अपने माइंड में बिठा नहीं रहे। ठीक है यार, भगवान ने लिखा है तो यही सही है, अपने आप चीज़ें डाउन आ जाती हैं। मतलब आप
पेन को तो ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब जो लिखा है, लेकिन आप सफरिंग को कम कर सकते हो। ऐसे ही कोई प्लैनेट मान लो 9th हाउस में है, कोई भी प्लैनेट अगर किसी के 9th हाउस में है, कोई भी प्लैनेट जब आपका या कोई भी हाउस लॉर्ड जब आपका 9th हाउस में जाता है ना, तो उस चीज़ से, उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती हैं, क्योंकि 9th हाउस इज द हाउस ऑफ भाग्य। उसमें जो प्लैनेट बैठेगा या उस हाउस को जो देख रहा होगा, अगर वो हाउस खाली है तो उसको कोई ना कोई देख रहा होगा। हर इंसान भाग्यशाली है किसी न किसी रूप में। कोई रिलेशनशिप को लेके लकी रहता है और वो प्रोफेशन को लेके अनलकी रहता है, कोई हेल्थ को लेके लकी रहता है, कोई वेल्थ को लेके अनलकी रहता है, वाइसा वर्सा भी हो सकता है। तो जो भी प्लैनेट 9th हाउस से कनेक्टिविटी बनाएगा ना, तो वो चीज़ इंसान को उसके भाग्य के कारण मिलेगी। जुपिटर जो प्लैनेट है उसकी 9th दृष्टि होती है। जुपिटर जो प्लैनेट होता है उसकी 9th दृष्टि होती है। तो जुपिटर अपनी 9th दृष्टि जिस भी हाउस पे डालता है, उस हाउस से चीज़ें आपको जो मिलती हैं ना, वो आपके गुरु के आशीर्वाद से मिलती हैं, आपके इस जन्म में किए गए अच्छे कर्मों के कारण मिलती हैं। आप कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमने कोई पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें ये चीज़ मिली है। तो पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमारा 5th हाउस है, और हम बोलते हैं ना, क्या हम इस जन्म में कोई अच्छे कर्म करते हैं तो क्या हमें उसका फल मिलता है? 100% मिलता है। अगर हमने इस जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं ना, तो जुपिटर की 9th दृष्टि जिस हाउस पे जाती है वो हाउस आपका प्रॉस्पर करता रहता है। 9th दृष्टि का क्या मतलब हुआ? मतलब जुपिटर जहां भी जिस हाउस में प्लेस्ड होता है ना, अपने से 9th हाउस को देखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ जुपिटर बैठा है, यहाँ से 5th दृष्टि इस हाउस पे जा रही है जहां आप बैठे हो, एक 9th दृष्टि वहां जा रही है, तो एक ट्राइन बन गया, त्रिकोण बन गया, एक त्रिकोण बन गया। अब जैसे जुपिटर किसी का 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो अगर उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस जन्म के अच्छे कर्म किए होंगे और उस जुपिटर की दशा भी लगती है, तो जुपिटर की जो 9th दृष्टि रहेगी ना, वो 12th हाउस पे रहेगी। तो अगर उस जुपिटर की दशा के अंदर वो इंसान विदेश में चला जाता है, तो वो इस जन्म के अच्छे कर्मों के कारण जा रहा है और वहां जाके वो प्रॉस्पर करेगा। यानी 12th हाउस से रिलेटेड कोई भी आइटम्स, कोई भी चीज़ें उसकी लाइफ के डोमेन के अंदर घटित होती हैं, चाहे वो किसी अच्छा जुपिटर जब भी 12th हाउस को देखता है तो ऐसा इंसान हमेशा अच्छे कर्मों पे खर्चा करता है, क्योंकि 12th हाउस इज द हाउस ऑफ खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो कोई भी प्लैनेट जब 12th हाउस में चला जाता है तो हम उसको ये बोलते हैं कि ये प्लैनेट जो है वो खर्च हो गया। एक तरफ से हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं, पर ये ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट चला ही गया, उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। कोई भी प्लैनेट जब 12th हाउस में जाता है तो उस प्लैनेट की चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब आप उस प्लैनेट की चीज़ें लोगों को दोगे। अगर आपको वो चाहिए तो खर्च करोगे, बेसिकली खर्च नहीं करोगे, दोगे कोई भी चीज़। 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट जाता है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड या उस हाउस लॉर्ड से चीज़ें आपको तब मिलती हैं जब आप वो चीज़ें अपनी, आपका माइंडसेट ये रहता है कि मैं ये चीज़ लोगों को दे दूँ, ये चीज़ दूसरों को मैं दे दूँ, फ्री में दे दूँ। अब फॉर एग्जांपल किसी का 6th लॉ 12th में है, तो 6th लॉ जब 12th में जाता है उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। एक तरफ तो इसको नेगेटिव बोला जाता है, एक तरफ से इसको राजयोग बोला जाता है। तो राजयोग ये तब है जब ये इंसान अपनी सेवाएं दूसरों को फ्री में दे रहा हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, कहीं पे जाके सेवा करना। हम बोलते हैं भी आप फलाने मंदिर में जाके जूते साफ करो, खाना बना के आओ, सेवा करके आओ। तो आप अपनी सर्विस एक तरफ तो आप 9 से 5 सर्विस कर रहे हो, वहाँ ऑफिस में जा रहे हो, वहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हो, लेकिन एक तरफ आप अपनी सर्विस कहीं फ्री में दे रहे हो। तो वो 6th लॉर्ड 12th हाउस के अंदर विपरीत राजयोग तब काम करेगा जब ये इंसान दूसरों के लिए काम करने की एक माइंडसेट रखता है। तो ये किसी भी हाउस को हम तब डिकोड करते हैं, ऐसे डिकोड करते हैं कि वो जिस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, किन किन चीज़ों को सिग्निफाई कर रहा है, और उसमें जो प्लैनेट बैठा है वो आपस में कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हो गया मतलब एक दूसरे के साथ वो बंध गए। अब जो कोई भी प्लैनेट लगन में बैठता है, लगन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ कुंडली, मतलब वो आप हो। कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस, लगन इज फर्स्ट हाउस।
आप कहीं पे भी चले जाओ वो प्लेनेट आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। मीन्स आप कहीं पे भी जाओगे वो अपने आप पीछे आ जाएगा, मतलब वो चीज आपके साथ जुड़ गई। फॉर एग्जाम्पल, किसी का 8th लॉर्ड लगन में है तो इसको एक नेगेटिव बोला जाता है, ये इंसान अनैतिक हो गया। हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 8th हाउस ना चिंतन का है। चिंतन, चिंता नहीं, चिंता भी है और चिंतन भी है, दोनों है। वो इंसान हमेशा आपको टेंशन में लगेगा, 8th लॉर्ड इन लगन टेंशन में भी लगेगा, लेकिन दूसरा इंसान आपको चिंतन करता हुआ दिखाई देगा। हर चीज को ना वो सोच रहा है भी ये है तो ऐसा क्यों है। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक तो शक्की होता है कि ये ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या भी गेम क्या चल रही है। और एक आदमी ये सोच सकता है कि ये ऐसा कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, सीखने के माध्यम से, उस पर रिसर्च करने के माध्यम से। 9th लॉर्ड किसी का लगन में चला गया तो ऐसे इंसान को टाइम टू टाइम गाइडेंस हमेशा मिलती रहेगी, कहीं पे भी वो चले जाए उसको गाइडेंस मिलती रहेगी। मतलब जो भी प्लैनेट लगन में बैठता है वो उस इंसान के लिए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। वो उसको, इंसान को वो हमेशा चाहिए होगा, वो वैसा होगा, वो खुद वैसा होगा। 5th लॉर्ड किसी का आ गया लगन में तो 5th लॉर्ड मौज मस्ती का है तो वो इंसान मौज मस्ती करने वाला स्वभाव का होगा, स्वभाव दिखाता है वो। 6th लॉर्ड किसी का लगन में है तो 6th लॉर्ड ऐसे, तो 6th हाउस लड़ाई झगड़ों का भी है, लेकिन 6th हाउस पंचुअलिटी का भी है। वो आपको इंसान पंचुअल भी मिल सकता है कि मुझे ये जो सोफ़ा है मुझे यहाँ पड़ा हुआ ही चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, वरना फिर मेरा जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। कुछ लोग होते हैं भी, उनको एक चीज़ या जो अगर वो यहाँ पड़ी होती है रोज़, मेरी मुझे यहीं चाहिए, मतलब 9 बजे मुझे यहाँ आना तो मैं 9 बजे ही आऊँगा, एक फिक्स टाइम के साथ चलने वाला आदमी। तो हर हाउस के ना 2 पहलू हैं, 2 तरीके के, दोनों में से कोई ना एक तो चलता ही रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हम बात करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इंसान के उस पर डिपेंड होता है, क्या बोलते हैं, नज़रिए पे कह लो, या उसके स्वार्थ पे, उसके स्वार्थ के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो बेसिकली वही है कि हर प्लैनेट और हर हाउस का अपना स्ट्रेंथ है, अपना वीकनेस है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेंथ लेके आगे बढ़ रहे हैं या वीकनेस लेके बढ़ रहे हैं। करेक्ट। जैसे 10th हाउस फेम का है, मतलब देखो ना, हर इंसान को भगवान ने सब कुछ दिया है, पर वो अलग अलग डायमेंशन में दिया है। अब जैसे किसी को फेम चाहिए, वो कुछ चाहता कि मैं जो हूँ चमक जाऊँ, अब फेम का हाउस 10th होता है, तो 10th हाउस में बैठा प्लैनेट अगर कोई नहीं है तो जो उसको देख रहा है वो प्लैनेट, और कोई देख भी नहीं रहा तो वो कहाँ बैठा है वो प्लैनेट। तो हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, कैसे डिकोड करते हैं। तो चलो पहले लेवल पे चलते हैं। 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा, मान लो ये सोफ़ा है, सोफे पे या तो कोई बैठा होगा या कोई उसको सोफे को बैठना चाह रहा होगा, उस पर देख रहा होगा, या कोई नहीं बैठा होगा। 3 ही चांसेस हो सकते हैं। तो 10th हाउस के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो उसको फेम दिलाएगा। अगर किसी का वहाँ 3rd लॉर्ड बैठा है तो थर्ड लॉर्ड ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का है, पॉडकास्ट का है। अगर किसी का 3rd लॉर्ड वहाँ बैठा है तो इस इंसान को फेम कहाँ से मिलेगा, पॉडकास्ट से मिलेगा। आपने कई यूट्यूबर्स ऐसे देखे होंगे जिन्होंने अलग अलग काम किए, लेकिन चैनल ठीक ठाक चला उनका, लेकिन जैसे उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया उनका चैनल अलग तरीके से चला, क्योंकि वहाँ वो चीज़ काम कर गई। तो 10th हाउस में बैठा प्लैनेट आपको फेम देने आया है, लेकिन वो आपको फेम कहाँ से मिलेगा, जहाँ का वो लॉर्ड है। 9th हाउस का बैठ गया तो गाइडेंस देने से आपको फेम मिलेगा, मतलब आप गाइड कर रहे हो किसी लोगों को, कंसल्टेंसी कर रहे हो। 12th लॉर्ड वहाँ बैठ गया तो इस इंसान को फेम कहाँ मिलेगा, 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ फॉरेन कंट्री। ये इंसान फॉरेन में चला जाए, इसको फेम मिलेगा। तो जो प्लैनेट 10th हाउस के अंदर बैठा है, नहीं बैठा है, फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। किसी भी हाउस को डिकोड करने के लिए 3 लेवल्स पे उसको देखा जाता है। सबसे पहले ये देखा जाता है क्या उसमें कोई प्लैनेट बैठा है। अगर कोई बैठा है तो पहला हक उसका है, उसको स्टडी सबसे ज़्यादा करेंगे। ऐसा नहीं बाकी को डिस्कार्ड करने देंगे, वो प्राइमरी बन जाएगा। अगर कोई बैठा है तो उस हाउस के मुताबिक करो। जितने प्लैनेट बैठे होंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा है। लोग कह रहे होते हैं कि इसके 3, 4, 5 प्लैनेट एक ही हाउस में बैठे हैं तो खराब हो गया। नहीं, उसके पास उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई। एक वो बड़ी अच्छी कहानी है ना कि एक छोटी सी सेना थी, उस पर चारों तरफ से अटैक हो गया। अब कोई सेनापति के पास गया सैनिक के, सर हम तो चारों तरफ से अटैक हो गया, हम क्या करें। तो सेनापति कहता है ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम किसी भी डायरेक्शन में अटैक कर सकते हैं।
नज़रिए पे है ना ये तो, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में अटैक करके शुरू कर सकते हैं रणनीति को। तो किसी हाउस के अंदर ज़्यादा प्लैनेट बैठ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ उस हाउस से रिलेटेड ज़्यादा है। अगर कोई नहीं बैठा, फिर हम देखते हैं कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है। ये कैसे देखा जाता है? ये सिंपल है, हर प्लैनेट के पास 7th दृष्टि तो होती है, और कुछ खास प्लैनेट होते हैं सैटर्न, मार्स, जुपिटर, इनके पास एडिशनल दृष्टियाँ होती है, एडिशनल पावर्स हैं। तो 7 दृष्टि मतलब 7th हाउस। हाँ 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 बिल्कुल। 7 दृष्टि क्यों होती है किसी भी प्लैनेट की? उसके पीछे कारण ये है कि जब भी कोई भी प्लैनेट उच्च का होता है तो हमेशा या नीच का होता है, तो अपनी सामने वाली राशि में ही उच्च या नीच का होता है। मतलब अगर नीच का है तो सामने वाली राशि में उच्च का होगा, उधर उच्च का है तो इधर वाली राशि में नीच का होगा। जस्ट लाइक ए सीसॉ, अपने से सामने वाले हाउस में ही वो अपोजिट का हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का सैटर्न जो है वो नीच का है, अब लोग डर जाते हैं कि मेरा शनि नीच का एरीज में है, ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि वो अपनी दृष्टि कहाँ डाल रहा है, वो बिल्कुल अपने सामने वाले हाउस पे दृष्टि डाल रहा होता है, और वो उच्च की दृष्टि डाल रहा होता है। तो यानी कि शनि जहाँ बैठा वो वहाँ उतना पावरफुल नहीं है जितना जहाँ देख रहा है, आपको वहाँ से वो चीज़ मिलेगी। मीन्स कि अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन रहते हो तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी मिलेगी जहाँ इसको वो देख रहा है। एंड आपने बोला सैटर्न 9th दृष्टि का भी होता है? नहीं नहीं, सैटर्न के पास 9th नहीं होती है, सैटर्न के पास 3rd, 7th एंड 10th, जुपिटर के पास 5 एंड 9, मार्स के पास 1, 4 एंड 8। मतलब अब अलग अलग होती है, वो एस्ट्रोलॉजर्स जो सीख रहे हैं वो जानते हैं उस चीज़ को, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन उन दृष्टियों का मतलब है, हम मंगल को हनुमान जी के साथ हम कनेक्ट करते हैं, भी मंगल की रेमेडी करनी है, हनुमान चालीसा करो, तो मंगल इज प्रोटेक्शन। हनुमान जी का एक मूलभूत एक वो है, पावर है क्या? प्रोटेक्शन की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंजन हनुमत बीरा, तो वो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मंगल अपने आप में कुंडली में प्रोटेक्शन की बात करता है। आप अपने मंगल को बल दे रहे हो, आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से सीख रहे हो, तो मार्स अपने से 4th दृष्टि जहां डालता है वो हाउस को वो प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है, आपको वो बचाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का मंगल 8th में, 4th दृष्टि विल बी 12th हाउस, 4th दृष्टि विल बी ऑन 11th हाउस, on 11th। तो आपको 11th हाउस से जितनी भी अगर आपको कोई नुकसान हो सकता है तो उससे वो प्रोटेक्ट करेगा। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए, कभी बदलने की, कुदरत के साथ कभी खेलते नहीं है कि मैं अगर ये बहा दूंगा या ये कर दूंगा तो मेरा जो डेस्टिनी है वो बदल जाएगी। नहीं, बदलना नहीं है, उसके साथ बहना है। आपने मंगल का बोला कि इट्स द प्लैनेट ऑफ प्रोटेक्शन, तो ये तो अच्छी चीज़ है, तो फिर हाँ। मंगल इतना बदनाम क्यों है? एंड अ लॉट ऑफ पीपल से कि मंगल सिर्फ परेशानियां ही खड़ा करता है, या फिर जिनके में मंगल खराब होता है उनको खराब होता है, अच्छा होता है, जैसे भी उनको हैवी मशीनरीज से दूर रहना चाहिए, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। सो इतना बदनाम क्यों है? कर दिया ना बदनाम। देखो, मंगल अच्छे कार्यों का भी लॉर्ड है। हम बोलते हैं कोई मंगलमय कार्य करने जा रहे हैं, आपका कार्य मंगलमय हो, मंगल भवन मंगलहारी, मतलब कुछ अच्छा भी करने जा रहे हैं ना, तो वो मंगल कार्य बोला जाता है। तो बदनाम क्यों हुआ? वो तो अच्छा हो गया। ये तो लोगों के माइंड सेट पे है। अब राक्षसों के लिए हनुमान जी जो थे वो खराब थे, और सेना के लिए जो खुद की सेना थी उनके हनुमान जी जो थे वो सेनापति थे, मतलब सेनापति नहीं, काइंड ऑफ वॉरियर थे, उनके लिए लड़ रहे थे। सेनापति तो चलो अंगद थे, है ना। तो मंगल मीन्स प्रोटेक्शन, मंगल्स मीन्स कुछ भी शुभ कार्य, कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं तो उसको बोलते हैं मंगलमय कार्य हो, आपका काम मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। वैसे तो मंगल एक्सीडेंट का भी कारक है, तो क्या आपकी यात्रा में एक्सीडेंट हो? नहीं, वो मंगलमय की बात करें। नेगेटिव मंगल होगा तो अमंगल होगा, और अमंगल कब होता है? जब मार्स नेगेटिव होता है। और मार्स नेगेटिव कब होता है? जब इंसान प्रोटेक्शन की बजाय डिस्ट्रक्शन करता है। एक मंगल किसी इंसान को सोल्जर भी बना सकता है, और वही मंगल किसी इंसान को टेररिस्ट भी बना सकता है। बंदूकें दोनों के हाथ में है, एक बचा रहा है, एक मार रहा है, एक रक्षक है, एक भक्षक है। दोनों ही मंगल हैं, दोनों ही क्रूअल हैं, दोनों ही क्रूअल काम कर रहे हैं। मतलब अगर आपको कोई क्रूअल काम करना हो ना, तो आपको मंगल की ज़रूरत है। मतलब अगर आप कोई फौजी है, देखा जाए तो वो एक न्यूट्रल दृष्टि से देखें तो वो भी एक क्रूअल काम ही कर रहा है। किसी को गोली मारना, किसी इंसान की हत्या करनी,
कोई भाई सॉफ्ट हार्टेड पीपल तो कर नहीं सकते हैं, या कोई सर्जन है वो भी मंगल का कार्य कर रहा है, काटना किसी को, तो वो भी एक तरीके से एक क्रूअल काम कर रहा है। लेकिन वो कर तो क्रूअल रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है? एक लोगों को मारने के लिए कर रहा है ताकि उसको हूरे मिल सके, और एक बचाने के लिए कर रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है। एक मंगल किसी को सोल्जर भी बनाता है और एक मंगल किसी को टेररिस्ट भी बनाता है। एक का काम होता है 72 हूरों से मिलना, एक का काम होता है 72 हूरों से मिलवाना। तो मंगल दोनों का ही काम करता है। सो जस्ट बिकॉज मंगल की बात हो रही है, तो एक और चीज़ होती है कि मंगल स्पाउसेस से हमेशा रिलेट किया जाता है, तो इज इट फीमेल चार्ट में और वो भी नाड़ी ज्योतिष में ओके? हस्बैंड से, वाइफ के लिए जो मार्स है वो हस्बैंड है इन नाड़ी ज्योतिष। क्यों? क्योंकि जब भी किसी शादी होती है फीमेल की, तो अपने हस्बैंड से सबसे पहले सबकॉन्शियसली क्या एक्सपेक्ट करती है? प्रोटेक्शन। हु इज प्रोटेक्शन? मार्स, जो बचाता है। ये चीज़ इसीलिए वो करती है। ये होता है कि अगर मंगल खराब है तो स्पाउस की हेल्थ खराब हो जाएगी या उनको कुछ हो जाएगा। कोई भी प्लेनेट जब खराब होता है ना, तो हमारे एंड से होता है सबसे पहले। हमारे एंड से ही पॉजिटिव होता है। भाई अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप रेमेडी कर लो, ये प्लेनेट आपका अच्छा हो जाएगा, तो नेगेटिव भी तो आप ही की तरफ से हो रहा होगा ना कहीं। आपने किसी फीमेल ने, किसी लेडी ने मार्स को नेगेटिव किया, तो उसके रिलेशनशिप किसके साथ खराब हो जाएंगे? हस्बैंड के साथ, और खुद की हेल्थ डैमेज हो जाएगी। और उसके साथ अगर कोई ऐसा और नेगेटिव प्लैनेट जुड़ा हुआ, जैसे राहु जैसा प्लैनेट जुड़ा हो, तो ह्यूमिलिएशन भी होगी। आपको बहुत से केसेस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसने अपनी हस्बैंड को, मतलब बहुत कोर्ट रूम में भी बहुत इलीगल, मतलब गलत फॉल्स केसेस लगाए, अपने हस्बैंड को ख़राब किया। जैसे आज रिसेंटली केस आपके सामने आया है, तो उसको फीमेल को क्या मिला? ह्यूमिलिएशन मिली। और मंगल पावर भी है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना भी। उसके साथ जो जज साहब थे उनको भी लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, उनको भी ह्यूमिलिएशन मिली। तो किसी भी प्लैनेट को पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे यहाँ से सबकॉन्शियस माइंड से पीछे से ट्रिगर होता है। हमारे एंड से कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव जा रहा होता है। तो कोई ऊपर से नहीं करता, हम ही, क्योंकि हमें भगवान ने कुछ लेवल तक की फ्री विल दी है ना, भी आप भी करो कुछ ना कुछ, सब पे मुझे मत छोड़ो, इस कारण से। ठीक है। सो हमने डीकोड करना तो थोड़ा बहुत आई गेस सीख लिया है। सो अभी लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज ये हमने पहली पॉडकास्ट में भी टच नहीं किया था, तो बेसिक्स हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि जब एक चाइल्ड की बात आती है तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कितना इम्पैक्ट करती है, कैसे यूज़फुल हो सकती है, मे बी पेरेंटिंग स्टाइल कैसा हो सकता है पेरेंट्स का उन चाइल्ड को लेके, मे बी उन चाइल्ड की आप स्ट्रेंथ या वीकनेस कुछ डिकोड कर सकते हैं बचपन से ही, बिल्कुल, और उसको अलाइन कर सकते हैं बचपन से ही उसके अकॉर्डिंग। मे बी उनका संगति भी बता सकता है चाइल्ड का चार्ट के हिसाब से कि कहाँ जाना बेटर रहेगा, किस डायरेक्शन में जाना बेटर रहेगा। जब भी आमतौर पे बात होती है ना, किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, तो मतलब एक अज्ञानता होती है जो हमारे देश में है कि पंडित जी ने कहा है ये तो बड़ा होके ऐसा हो जाएगा। अभी वो बेचारा पैदा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों का चार्ट हमें फ्यूचर के लिए कभी नहीं देखना चाहिए, भाई फ्यूचर में वो क्या करेगा, कैसे करेगा। वो उसके खुद के कर्म, आपके कर्म और उसके खुद की फ्री विल, उसके खुद के प्रारब्ध डिसाइड कर देंगे वो क्या बनेगा। आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वो आगे जाके क्या बनेगा। बच्चों की कुंडली किस लिए देखनी चाहिए? बच्चों की कुंडली इसलिए देखनी चाहिए, 2 या 3 मेन पर्पज़ हैं। एक तो वो कि उसकी एजुकेशन को और बेटर कैसे बनाया जाए। अब एजुकेशन का मतलब वो नहीं है जो वो स्कूल में सीख रहा है, एजुकेशन का मतलब वो है जो आप उसको घर पे भी सिखा रहे हो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों के लिए होती है, वो होती है कंपनी। आप बच्चे को जब स्कूल भेजते हो तो क्या कह के भेजते हो कि बेटा जो सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करता है उसके साथ बेंच पे बैठो। क्यों? क्योंकि उसकी संगति से, उसकी कंपनी से वो कुछ ना कुछ सीखेगा। अब वो भी एजुकेशन है, कुछ ना कुछ सीखना। फिर बच्चे को 5th हाउस से लेते हैं, और सीखना भी हमारा लर्निंग भी 5th हाउस है। तो बच्चे की सारी जो टीनेज की तक की जो रहती है वो सीख, और आज वैसे इंसान सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ तो, लेकिन बच्चों के लिए वो एक मोम की तरह है, जैसे उनको सिखा दिया वैसे वो बन जाएंगे। तो सिर्फ बच्चे को सिखाना क्या है और कैसे सिखाना है, इसी के लिए कुंडली देखनी चाहिए। और थर्ड पर्पस हो सकता है, अगर ज़रूरत पड़े तो हेल्थ, ना ही पड़े, हेल्थ ठीक ही रहे,
लेकिन क्या ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चा करता रहे कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे और वो सीखता रहे, बाकी सब कुछ अपने आप लाइन पे बैठ जाता है। इसीलिए नहीं सीखना चाहिए कि ये 26 साल की उम्र में इसके साथ ये होगा, ये इस लाइन में जाएगा, इसकी 2 शादियां होंगी, इसके वो। अरे आप कोई इंसान, भाई मैं अपनी जो एक छोटी सी मुझे ज़िंदगी मिली है, मैं कैसे जीऊँगा ये मुझे कोई पंडित या मौलाना नहीं बताएगा। हाँ, मुझे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर गाइड कर देगा मुझे कैसे करना चाहिए। क्या करूँगा वो मेरे पे है। अब बच्चे की कुंडली के अंदर जो मरकरी प्लैनेट होता है वो सीखने का होता है, क्रियोसिटी, कुछ ना कुछ सीखना, बुध ग्रह जिसको बोलते हैं, वो बताएगा कि बच्चा कैसे सीखेगा और उसकी कंपनी कैसी रहेगी या उसको कंपनी कैसे चूज करनी है। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो तो उसको कंपनी कैसी सजेस्ट करेंगे, बेटा ऐसे दोस्तों से ज़्यादा अच्छा दोस्त बनना। आप 10 बच्चे हैं, 10 के 10 को नहीं बोल सकते कि आप पढ़ाकू बच्चों से दोस्ती करो, नहीं। उसका मरकरी कुंडली में बताएगा कि उसको किस बच्चों से दोस्ती करनी उसके लिए अच्छी है, जो उसकी लर्निंग में उसकी साथ देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का मरकरी मार्स के साथ है, मरकरी जो है वो मार्स के साथ है। अब पहले चलो कंपनी की ही बात कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे को आप ये सजेशन दोगे कि बेटा ऐसे दोस्त बनाना जो पढ़ाई के बजाय ना बाकी एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ध्यान देते हो। जैसे कोई यूथ फेस्टिवल आ रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, स्टेज की कोई एक्टिविटी करनी है, कोई पेंटिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी है, कोई खेल कूद से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी है। जब भी मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन होगा ना, आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छे दोस्त बनाए। दोनों चीज़ें हो सकती है मरकरी मार्स के केस के अंदर। वो उस बच्चे को आप ये भी बोलो कि वो ऐसे दोस्त, वो अपने दोस्त ना ग्राउंड में बनाए जो खेलने में इंटरेस्टेड हो, स्पोर्ट्स में जाएं, जो ये कहते हो कि आज ये वाली गेम खेलेंगे, और भाई मतलब स्ट्रेटेजी के साथ बनाने वाले दोस्त होते हैं ना, भाई तुम आज यहाँ खेलोगे वो वहाँ खेलोगे, उसकी दोस्ती वहाँ ज़्यादा बढ़ेगी। और वरना मरकरी मार्स वाले नेगेटिव भी कैसे बनते हैं, वो दोस्त कैसे बनाते हैं, लड़ाई झगड़े वाले। तो मरकरी के साथ या मरकरी को जो प्लैनेट आस्पेक्ट कर रहा होता है ना, तो वो आप अपने बच्चे को वो गाइडेंस दे दीजिए। आप अपने दोस्त बेटा ऐसे चूज करना जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हों। मरकरी मार्स के केस के अंदर मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ, आप किसी भी प्लैनेट के साथ इसको लगा सकते हो। मतलब मैंने चाबी दे दी, ऐसा नहीं मैं एक एक प्लैनेट को डिकोड करता रहूँगा। मरकरी मार्स के केस के अंदर आप सिंपली बच्चे को ये कहो कि बेटा उन दोस्तों के साथ ज़्यादा दोस्ती करना जो क्या करते हो, जो खेल कूद में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो। वो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं जो तुम्हारे लिए खड़े होते हैं, जो तुम्हारे लिए स्टैंड लेते हैं। वो मरकरी मार्स है। मतलब आपके साथ किसी की बहस हो रही है, वो आदमी आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा, वैसे आपको दोस्त आपका, वो आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आएगा कि जब आपका दोस्त आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। और मरकरी मार्स के केस के अंदर होते वही आपका असली दोस्त है जो आपकी पीठ के पीछे भी आपके लिए लड़ता है। लड़ पड़े जो आपके लिए लड़े, वो आपका सही दोस्त है इन केस ऑफ मरकरी मार्स। मतलब पावर तो है बट उसका कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है। और मरकरी मार्स, जैसी मरकरी मार्स है ठीक वैसे ही एक कॉम्बिनेशन होता है मरकरी राहु। वेरी वॉचफुल कॉम्बिनेशन एक बच्चे के लिए, क्योंकि इस केस के अंदर मरकरी राहु के केस के अंदर बच्चे की कंपनी ना 90% डिग्रेड होने के मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब वो ऐसे दोस्त उनको बन जाते हैं जो गलत एक्टिविटीज़ में उसको ले जाएं, उसके दोस्त उसको गलत एक्टिविटीज़ में ले जाएं। लेकिन इन बच्चों के दोस्त पता कौन बनते हैं? फॉर एग्जांपल क्लास है 50 बच्चों की, कोई नया बच्चा आया और वो किसी और कल्चर का है, कोई और कंट्री का आया, कोई उससे दोस्ती नहीं कर रहा, लेकिन ये बच्चा उससे दोस्ती कर लेगा जिसकी कुंडली के अंदर मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन है। वो बच्चा उसके साथ दोस्ती करे। अब कुंडली के अंदर बच्चे का कॉम्बिनेशन है मरकरी राहु। आप बच्चे को ये बोलो कि बेटा उन बच्चों के साथ दोस्ती करना जो ज़िंदगी में ना कुछ अचीव करना चाहते हो, जिनको लगे कि हाँ ज़िंदगी जी जाती तो कुछ ऐसे जी जाती है, ऐसे दोस्त चूज़ करना। और अगर वो ऐसे दोस्त चूज़ कर रहा है जिनको ना खुद का पता है ना दूसरों का पता है, तो वो प्रॉब्लम दे देगा। ये मरकरी केतु के लिए बड़ा अच्छा है। जो ज़्यादा मतलब ठीक है भाई सिंपल सॉबर रहते हो, वो ज़्यादा अच्छा। हर इंसान की, हर बच्चे, अच्छा कंपनी सबसे ज़्यादा बच्चे का जो एक्चुअल बच्चा लर्निंग करता है ना, वो पेरेंट्स से ज़्यादा अपनी कंपनी से करता है, अपने दोस्तों से करता है। मरकरी राहु वाला बच्चा अपने दोस्तों से बहुत प्रभावित रहेगा।
वो घर पे आके बोलेगा उसके पास ऐसी साइकिल हो तो मुझे भी ऐसी ही चाहिए। मरकरी एक बच्चे की कंपनी डिसाइड करती है और वही उसके आगे आने वाला पैटर्न भी डिसाइड कर देगी। मरकरी सैटर्न जब किसी का होता है, मरकरी सैटर्न का जब कॉम्बिनेशन होता है किसी बच्चे के चार्ट में, आपको उस बच्चे को स्कूल में और कॉलेज में ये देखने को मिलेगा उसके खुद की क्लास में उसके दोस्त नहीं, लेकिन सीनियर्स उसके दोस्त हैं, अपनी से बड़ी उम्र वाले दोस्त उसके दोस्त बनेंगे। ऐसा क्यों? मतलब Saturn- मैच्योर दोस्त ज़्यादा बनेंगे, और नेगेटिव काम करेगा तो आलसी दोस्त ज़्यादा बनेंगे। तो किसी बच्चे की कंपनी, जब आप बच्चे को स्कूल भेजते हो तो कंपनी से डिसाइड हो जाता है कि वो कैसा पढ़ेगा, कैसा करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो एजुकेशन में ठीक ठाक एवरेज कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। जो मैंने आपको पहले कॉम्बिनेशन बताया उसके लिए वो बहुत बढ़िया है। अब मेरा जैसे मार्स मरकरी का मेरा कॉम्बिनेशन खुद का है, तो मेरे जितने भी दोस्त बने वो कौन से बने? वो थिएटर आर्टिस्ट बने। कि वो एनर्जी कहीं निकल रही है, लाइक पावर। मतलब जो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो पढ़ाई से हटके है। मेरे दोस्त जो बने वो स्पोर्ट्स वाले बने। मरकरी मून है किसी का, चंद्रमा बुध, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये। बहुत जल्दी इंसान को कोई चीज़ सीखने के लिए हेल्प कर देता है। तो ऐसे के दोस्त कैसे बनेंगे? जो थोड़े सेंसिटिव से हों। सेंसिटिव मतलब हर चीज़ को थोड़ा सा लेके, वो नेगेटिव काइंड ऑफ में चला गया। मतलब जो रोते धोते वाले दोस्त होते हैं ना, कोई एक ऐसा होता है ना ग्रुप के अंदर, वो सबसे ज़्यादा रोता धोता रहता है। थोड़ी सी भी बात होती, मतलब बोलते भी क्या, किस बात के लिए रो रहा है, हर बात पे आंसू आ जाते हैं। उसके बाद उसकी दोस्ती ज़रूर अच्छी चल जाएगी। ऐसे दोस्त मिलेंगे जो उसको बोले आ जा यार कहीं घूमने चलते हैं, वो उसके ज़्यादा अच्छे दोस्त बनेंगे। बट ये जो हम दोस्ती डिकोड कर रहे हैं, आई गेस ये बड़े में भी अप्लाई करेगी, नॉट जस्ट फॉर किड्स। हाँ, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? लेकिन हमारे दोस्त पता कौन होते हैं? वो कॉलेज वाले हमें याद नहीं आएंगे जितने स्कूल वाले दोस्त याद आते हैं। एक्चुअल में दोस्ती वहीं से बनती है, क्योंकि दोस्ती कब होती है? जब इंसान दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। और इंसान दिमाग का कौन सी एज में इस्तेमाल नहीं करता? अपने स्कूल टाइम में। कॉलेज में तो धीरे धीरे ज्ञान आना शुरू हो जाता है किससे कितनी दोस्ती रखनी है। और मरकरी राहु के केस के अंदर बच्चे को ये समझा के भेजो घर से कि बेटा एवरीवन इज़ नॉट योर फ्रेंड, कि सबसे उतनी ही दोस्ती रखनी है जितनी कि रखनी चाहिए। ओवर इंडल्ज नहीं होना फ्रेंडशिप में। अगर मरकरी राहु का केस का कोई बच्चा है, उसको ये बोलना फ्रेंडशिप के अंदर ओवर इंडल्ज नहीं होना है, वरना यही फ्रेंडशिप आपको कहीं ना कहीं ले डूबेगी। वरना कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलता है ना, वो पेरेंट्स को घर फ़ोन आया जी, आपके बच्चों को बुलाया जी, बच्चों को थाने बुलाया, पुलिस स्टेशन बुलाया, कुछ गलत एक्टिविटी में पड़ गए। इस कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ते हैं। तो बस मरकरी, अगर आपने बच्चे का मरकरी देख के उसके दोस्तों का करेक्टर डिसाइड कर दे कि ऐसे होने चाहिए, तब जाके बच्चा लाइफ के अंदर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव बहुत सच्ची बात बोली उन्होंने एक बार, कि आपकी संगति आपके आने वाले अगले कर्म को बदलने की पावर रखती है। मतलब अगर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ कि मैं कुछ गलत खुराफाती करने की सोच रहा हूँ, कुछ गलत एक्टिविटी करने की सोच रहा हूँ, लेकिन उसी वक्त मैं किसी ऐसे इंसान की कंपनी में हूँ जिसने मेरे को सही रास्ते पे डाल दिया, तो मैं गलत संगति में जाने से बच गया और गलत मोड़ मुड़ने से बच गया, तो वो उस संगति के कारण हुआ। हो सकता है कितने ही आने वाले मेरे कर्म जो थे वो कट गए। क्योंकि इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी एक चीज़ है। आज सुबह सुबह मैं किसी को सुन रहा था और बहुत, मतलब अभी तक मेरे लाइफ में अगर मैं कुछ ना कभी कभी लिखता रहता हूँ कुछ नोट्स, कोई चीज़ मुझे बहुत शानदार समझ में आती है ना, तो उस चीज़ को मैं लिख के रख लेता हूँ। तो अभी तक की मेरी लाइफ में टॉप 10 चीज़ों में से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। संगति से ही ये बात शुरू हुई। चलो, हालांकि बिल्कुल अलग सा ये टॉपिक है। हर एक पॉसिबिलिटी एक नए यूनिवर्स को जन्म देती है, और उस यूनिवर्स में जितने टाइमलाइंस होते हैं वो अलग यूनिवर्सेस को जन्म देती है। एक जाल देखा आपने, नेट, उसमें हर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जाल ऐसे ना कनेक्टेड होती है, दो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। तो हर यूनिवर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होता है। अगर वो यूनिवर्स जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, किस वे में कनेक्टेड होता है? कॉन्शियसनेस के वे में कनेक्टेड होता है। चेतना से हर यूनिवर्स आपस में कनेक्टेड होता है। अगर वो यूनिवर्स खत्म भी हो जाता है, वो टाइमलाइन खत्म भी हो जाती है, वो पॉसिबिलिटी नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी वो आपस में कनेक्टेड रहता है। किस वे से, किस मीडियम से कनेक्टेड रहता है? कॉन्शियसनेस से, चेतना से। इसीलिए बोलते हैं चेतना कभी मरती नहीं। यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स की, जिसको हम बोलते हैं कि हर पॉसिबिलिटी एक नए यूनिवर्स को जन्म देती है। हो सकता है पैरेलली मैं उधर उस सोफे पे बैठा था, आप इस सोफे पे बैठे हो,
वो अलग यूनिवर्स में काम कर रहा है। कि मूवी ऐसी मार्वल्स इस पे बहुत मूवीज़ बनाता है। मूवी आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज की, मल्टीवर्स की, और ये थ्योरीज जो ये सारी एग्जांपल्स है हमारे सनातन में हमारे हज़ारों साल पहले चीज़ों को दे चुके हैं। वो पैरेलल यूनिवर्स, टाइम ट्रैवल, हर चीज़ों की एग्जांपल आपको कथाओं में मिल जाएगी। मैं बहुत बहुत बड़ी एक चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन एक कोडेड फॉर्म में बोल रहा हूँ, डिकोडेड फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ। जैसे एक जाल होता है ना, नेट, वैसे ही हर एक पॉसिबिलिटी एक नए यूनिवर्स को जन्म देती है। और हर यूनिवर्स में हर एक टाइमलाइन अलग अलग यूनिवर्सेस को जन्म देती है। अगर कोई एक पॉसिबिलिटी टूट भी जाती है, फिर भी वो एक दूसरे से कॉन्शियसनेस के वे में कनेक्टेड रहती है, चेतना के वे में। इसलिए बोलते हैं चेतना कभी मरती नहीं है। हमें सपने में इसीलिए कभी कभी वो चीज़ें दिख जाती हैं जो अभी हुई नहीं होती, जो होनी होती हैं। बहुत लोगों के वे में बहुत लोगों को आपको एग्जाम्पल देते हुए सुना, यार मुझे ना पहले ही सपना आ जाता है कोई चीज़ होने वाली होती है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मरकरी मून जैसा कॉम्बिनेशन होता है, मून मरकरी जैसा, तो कभी कभी ये देखने को मिलता है कि उनको सपने के अंदर वो चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं जो कभी हुई नहीं है। मरकरी इज कनेक्टिविटी, कनेक्ट हो जाते हो आप सपने के अंदर। और कभी कभी इसी को बोलते हैं देजावू। उनको लगता है कि ये चीज़ पहले भी हुई है। अब इसके पीछे भी एक और थ्योरी है। हम इंसान अभी दिमाग से थ्योरीज ही तो सोच सकते हैं, एक्चुअल में रियलिटी, रियल होना खुद भी वो नहीं कहती, शायद मैं रियलिटी कहती, शायद खुद भी मैं रियल नहीं, सब कुछ एक सपना है। दूसरी साइंटिफिक थ्योरी क्या कहती है, जो हम इस यूनिवर्स में अभी तक समझ पाए हैं, इस पैरेलल नहीं, इस यूनिवर्स में जो टाइमलाइन में चल रहा है, क्या समझ पाए हैं, ये समझ पाए हैं कि हमारा जो माइंड होता है वो सब कुछ ऑब्जर्व नहीं करता है। जैसे मैं आज घर गया तो मैंने शायद अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया कि इधर कोई गिटार बजा रहा है, पर मेरे माइंड ने देख लिया। कल रात को जब मैं सोऊंगा तो मुझे उसी कलर में वो चीज़ दिख जाएगी और मुझे लगेगा ये पहले भी हुआ है, क्योंकि हमारी आंखें देख तो रही हैं 180 पे, लेकिन सब कुछ नहीं देख पाती। क्योंकि अगर हमारा माइंड सब कुछ ऑब्जर्व करने लग जाए तो शायद हम पागल हो जाएं। हमारा नाक अगर सब कुछ स्मेल करने लग जाए तो शायद हम पागल हो जाएं, क्योंकि हमारे आसपास कितनी स्मेल्स चल रही होती हैं। हमारा नाक एक पर्टिकुलर एक लिमिट में उस चीज़ को स्मेल कर सकता है। जैसे हमारा कान जो होता है पर्टिकुलर डेसिबल्स में सुन सकता है। इससे भी हाई एनर्जीज फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं दुनिया में, और इससे भी लो चल रही हैं। अगर हम लो सुनने लग जाएं तो शायद हम पागल हो जाएं, शायद हम हाई सुनने लग जाएं, जो हमारी धरती के आसपास से कितनी साउंड्स गुजर रही हैं वो सुनने लग जाएं, शायद हम पागल हो। लेकिन इसीलिए कुदरत ने हमें वो लिमिटेड उसमें रखा है, लिमिट में रखा है कि आप इतने डेसिबल्स में सुन सकते हो, आप इस डेसिबल में स्मेल कर सकते हो, इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर वो चीज़ खुल गई तो शायद, अब एक डॉग है, आपको नहीं लगता डॉग की स्मेल पावर हमसे ज़्यादा होती है? क्योंकि कुदरत ने उसको वैसा बनाया। अगर हम वैसे बन जाए ना, तो हमें कोई इंसान जा रहा है उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, शायद हम पागल हो जाएं। दूसरे की आ जाएगी, तीसरे, कितना डाटा रखेंगे यहाँ पे। इसीलिए इंसान चेतना के वे में जुड़ता है। जब सपने में होता है ना, सपने से जब इंसान बाहर आता है, सो के बाहर आता है, तो अपने सब कॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस में आ रहा होता है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन के साथ जब कोई इंसान सोते सोते ईयरफोन लगा के सुन रहा होता है ना, तो उसको वो चीज़ें जल्दी याद रह जाती हैं। कोई इंसान लेसन ले रहा है पर वो एक डीप स्लीप में चला गया, लेसन चलता रह रहा है, उसके यहाँ वो स्टोर हो गया, कॉन्शियसली स्टोर नहीं हुआ। लेकिन जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत होगी, उस लेसन की ज़रूरत होगी, वो अपने आप उसका डिसीजन यहाँ से आ जाएगा। एंड इसलिए आई गेस ऐसा भी बोला जाता है बहुत बार कि अगर कोई हमारे बारे में सोच रहा है तो वो भी हमारे सपने में आ सकता है। सो दैट्स वेयर कॉन्शियसनेस कनेक्टेड। इसलिए कहते हैं चेतना कभी मरती नहीं है, और इसीलिए कहते हैं कि भाव भी कभी मरते नहीं है। इंटेंट सबसे पावरफुल इंटेंट है, आपकी नीयत है। किस नीयत से आपने कोई काम किया, पता नहीं कौन से यूनिवर्स के अंदर जो कनेक्ट हो रहा है वो वहीं रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। किसी इंटेंट से किया गया काम पता नहीं कहाँ से कहाँ कनेक्टिविटी बना ले, वो जाल की तरह काम करता है। नीयत आपकी जाल की तरह काम करती है, कनेक्टिविटी में जुड़ी होती है हर एक पैरेलल टाइमलाइन से। एंड आई गेस हमारे यूनिवर्स में, हमारी टाइमलाइन में पॉसिबिलिटी को हम अपनी चॉइसेस और अपनी थिंकिंग से समझ सकते हैं। दो तरह के साइंटिस्ट आपको मिलते हैं हिस्ट्री के अंदर, अगर आप जाओ वेस्टर्न में भी, तो एक तरफ तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग हैं, एक तरफ बोहर जैसे। दोनों ही साइंटिस्ट महान हैं, लेकिन दोनों की थ्योरीज भी महान है, लेकिन उनका कहने का तरीका अलग अलग है। एक कैलकुलेशंस की बात करता है कि मैथमेटिक्स उसमें आना चाहिए, वो भी उसका वे है बताने का, बिल्कुल एग्जैक्ट। और एक बात करता है ओपननेस की। एक जो कहता है शायद रियलिटी भी रियल होने का दावा नहीं करती,
एक जो कहते हैं कि सब कुछ सपना चल रहा है, हमारे सनातन में क्या कहते हैं कि सब कुछ एक सपना है, एक खेल है जो भगवान श्री विष्णु के सपने में चल रहा है और वो क्षीर सागर पर लेटे हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये जो दुनिया है वो लीला है, वो खेल है, वो माया है, जो शायद दिख रहा है वो नहीं है, वो एक अलग टाइमलाइन में भी जाके कनेक्ट हो जाए। तो जो चीज़ों को आप नहीं समझते, अगर वो नहीं है, आप ये समझ के चलते हो जिस चीज़ को मैं नहीं समझता वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। ये समझते हो कि अगर किसी चीज़ को मैं नहीं समझता या किसी चीज़ को मैं नहीं मानता तो वो हो ही नहीं सकती, तो आप अपने आप को लिमिटेड कर चुके हो, एक कुएं का मेढक बना चुके हो। और जो भी साइंटिस्ट आपको मिलेंगे ना, सभी वो स्पिरिचुअल माइंडेड ही होते हैं एक्चुअल में। वो लिमिट से बाहर जाके और ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो शायद उन्हीं के लोगों को समझ आ सकते हैं जो उस फ्रीक्वेंसी के अंदर अपने माइंड को रख रहा हो। ये हमारा चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी से एक बहुत ही घूम के आगे ना, बट अच्छा टर्न लिया था। ओके, सो मूविंग ऑन, अभी हम थोड़ा बात करते हैं करियर रिलेटेड एस्पेक्ट्स की थ्रू एस्ट्रोलॉजी। सो लेट्स से अगर किसी इंसान को ये समझना है, पहली चीज़ तो अपने चार्ट के अकॉर्डिंग कि उनके लिए करियर वाइज क्या अच्छा है, क्या 9 to 5 जॉब अच्छा है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है, खुद से कुछ काम करना अच्छा है, तो वो समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? या फिर फॉर एग्जांपल अगर वो ऑलरेडी किसी एंटरप्रेन्योरशिप में है, किसी मीडियम में है, तो परहैप्स उन्हें अपनी मार्केटिंग या वो जो जिस भी चैनल्स के थ्रू अपना बिजनेस चला रहे हैं उसको कैसे समझना है, क्या वो समझ सकते हैं उन चीज़ों को? या फिर लेट्स से एक बहुत कॉमन टर्म आता है मिड लाइफ क्राइसिस, करियर चेंज, उस इस टाइम पे 30s अराउंड 40s, क्या वो इस चीज़ को समझ सकते हैं? कुंडली के अंदर अगर हम कैरियर को देखते हैं तो उसके लिए वैसे 10th हाउस देखते हैं, ठीक है। वैदिक की बात करें तो D10 पे जाते हैं, लेकिन हम नाड़ी की बात करते हैं, सिंपल और कर देते हैं, हम डिविजनल पे नहीं जाते, लेकिन फिर भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। जब आपको किसी का कैरियर देखना हो ना, तो सिंपली क्या करो, सैटर्न को लगन बना लो, सैटर्न को फर्स्ट हाउस में ले आओ और वहाँ से 10th हाउस काउंट करो कौन सा आ रहा है। सैटर्न को फर्स्ट हाउस पे ले आओ मतलब जैसे अच्छा, उसको सैटर्न जहाँ पे भी है यू हैव टू कंसीडर दैट एज फर्स्ट हाउस। हाँ हाँ, करेक्ट, उस पर उंगली रख लो, उसको घुमा दो कुंडली को कि अब ये मेरी कुंडली है, किस एस्पेक्ट में, कर्म के एस्पेक्ट में। अब प्रोफेशन के एस्पेक्ट के अंदर जो मैं कुंडली स्टडी करूंगा, यहाँ से स्टडी करूंगा, तो सैटर्न से जो 10th हाउस होगा वो आपके प्रोफेशन को बताएगा विच इज़ द मोस्ट सूटेबल प्रोफेशन फॉर यू। और जो प्रोफेशन के अंदर आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन्स होंगे, जो आएंगे ही आएंगे, वो है। फॉर एग्जाम्पल किसी का सैटर्न से 10th हाउस में जुपिटर है। एक और चीज़ कि सैटर्न से जब हम 10th हाउस देख रहे हैं तो हमें क्लॉकवाइज देखना है या एंटी क्लॉकवाइज? हम कैसे आप जब उसको लगन में लेके आओगे तो अपने आप ही एंटी क्लॉकवाइज देखोगे ना उस चीज़ को। तो जब जैसे आप लगन में लेके आए तो वहाँ से 10th हाउस आपने काउंट किया, तो वहाँ जो सा प्लैनेट प्लेस्ड होता है वो आपके कैरियर के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब फॉर एग्जांपल किसी का वहाँ जुपिटर प्लेस्ड है, जुपिटर के जितने भी कारक तत्व हैं वो आपके प्रोफेशन को गवर्न करेंगे, मैनेजमेंट, गाइडेंस, टीचिंग, ऐसे जो प्रोफेशंस हैं, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड आपका होगा ही होगा। और कोई प्लैनेट नहीं है तो वही प्रिंसिपल कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा तो वहाँ कौन सी राशि है। सैटर्न से 10th हाउस में जो राशि पड़ती है ना, दैट ज़ोडिएक साइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन फॉर योर कैरियर। वहाँ चर राशि पड़ रही है, वहाँ स्थिर राशि पड़ रही है, वहाँ डुअल राशि पड़ रही है। उस राशि का इन्वायरमेंट क्या है, उस राशि का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड आपका प्रोफेशन 100% निकलेगा ही निकलेगा। अब फॉर एग्जांपल किसी की सैटर्न से 8th हाउस में स्कॉर्पियो साइन पड़ रहा है, तो स्कॉर्पियो साइन काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस में पड़ता है। तो ऐसे लोगों को अपनी कोई भी कर्म जो करते हैं उनको हिडन रखना चाहिए। एक सैटर्न जिस राशि में बैठा है यानी कि जो लगन में है, और एक जो उसके 10th हाउस में। 10th हाउस क्यों? क्योंकि हम बात प्रोफेशन की कर रहे हैं। अगर हम बीमारियों की करते तो कारक कौन है? सैटर्न ही है। उसको फिर लगन में ले आते, वहां से फिर 6th हाउस देखते, क्योंकि 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजीजेस। तो जिस भी, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस भी डोमेन को स्टडी करना है उसको लगन में ले आओ, वहां से करना शुरू कर दो। यानी कि कुंडली आपकी कितनी बार घूम सकती है। जिस प्लैनेट की को स्टडी करना उसको लगन में ले आओ,
और वहाँ से उस हाउस में चले जाओ जिस हाउस की बात हो रही है, प्रोफेशन की हो रही है, 10th में चले जाओ। इसीलिए नाड़ी के अंदर क्या करते हैं, वो लगन नहीं देखते, वो जुपिटर को लगना बनाते हैं, वहाँ से देखते हैं, क्योंकि जुपिटर आप सेल्फ हो, वहाँ से देखा जाता है भी इंसान का जीवन कैसा रहेगा, ये खुद अपने आप में कैसा है, जब जुपिटर को लगन बना लिया जाता है। तो इसीलिए जुपिटर से जो 9th हाउस होता है, यानी कि जुपिटर से 9th हाउस जब आप काउंट करोगे तो 9th दृष्टि भी वहीं जाएगी, तो वो बताएगा इंसान भाग्यशाली किन डोमेन्स में रहेगा। कब रहेगा? जब उसके खुद के अच्छे डीड्स होंगे। सैटर्न सिग्निफाई करता है आपके पुराने जन्म के कर्मों को, जुपिटर सिग्निफाई करता है आपके इस जन्म के अच्छे कर्मों को। तो अगर किसी को भी बेसिकली करियर एनालाइज करना है तो सैटर्न को लगन बना ले, लगन बनाना है और फिर 10th हाउस एनालाइज करना है, कर सकते हैं वहाँ से। तो इसमें व्हाट अबाउट लाइक वही जैसे मिड लाइफ क्राइसिस, कोई ऐसा कुछ आने वाला है? हाँ, ये हम हाँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्लेनेट की महादशा आ रही है, लाइक महादशा होता क्या है? देखो क्या होता है, दशा क्या होता है, दशा होता है इंसान का टाइम पीरियड। भी किसी, आप बहुत से ऐसे लोग देखोगे जो बचपन के अंदर बहुत लग्जरी में रहे, जवानी और बुढ़ापा स्ट्रगल से गुजरा। कुछ लोगों को आप देखोगे कि 20-25 साल बहुत स्ट्रगल किया, बाकी की ज़िंदगी बहुत बढ़िया गुजरी। तो ये दशा डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ कब आपके तरफ आएगी। दशा आपका समय। एक होती है महादशा। महादशा क्या होती है? महादशा होता है कि मेजर टाइम स्पैन, आपका मेजर समय, मेजर काल कैसे रहने वाला है। वो मान लो 15 साल की है, 19 साल की है, 10 साल की है, वो अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग, 9 साल की अलग अलग होती है। किसको कौन सी दशा कब मिल रही है वो डिसाइड करेगा ये इंसान का जीवन कैसा रहेगा। तो मतलब फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ में अभी मरकरी महादशा चल रही है, तो इसका मतलब इस टाइम में 10 से 15 साल जब तक भी वो चल रही है मरकरी स्ट्रांग रहेगा, मरकरी एक्टिवेट हो जाएगा, अपने कारक तत्व वो देगा ही दशा में। अब आपको एक वैसे एग्जाम्पल बताता हूँ। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा है, तो अपने आप में वो किस चीज़ का मेटाफर है? भगवान राम दिखाते हैं जुपिटर की महादशा, रावण दिखाता है राहु की महादशा। राहु की महादशा में इंसान क्या होता है? इंसान इल्यूजन में रहता है। और एक तरफ जुपिटर दिखाता है क्लैरिटी। जुपिटर की महादशा में आपको वहाँ से भी मदद मिल जाएगी जहाँ से आपको एक्सपेक्ट भी नहीं होगा। भगवान राम को वहाँ से भी मदद मिलती रही जहाँ से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सभी लोग जुड़ते रहे युद्ध में उनके साथ। और एक तरफ राहु की महादशा, यानी मैं ये नहीं कह रहा दोनों की दशाएं चल रही, लेकिन अब समझिए इस चीज़ को, पैटर्न देखिए दोनों का। एक तरफ रावण था जिसके अपने भी टूटते गए, उसको छोड़ते गए इल्यूजन। जिस इंसान को मोह इतना हो गया था सिंहासन से, मोह कौन सा प्लेनेट है? राहु है। उसको अपने सिंहासन से इतना मोह हो गया था, उसने अपना सारा परिवार गवा लिया। और एक तरफ भगवान श्री राम है, एक सेकंड के अंदर पूरा का पूरा सिंहासन ही त्याग दिया। ये जुपिटर की महादशा दिखाती है। तो राहु कहीं ना कहीं मोह को भी डिपिक्ट करता है। राहु की महादशा में इंसान मोह में रहता है, इल्यूजन में रहता है। ठीक उसके बाद दशा आती है जुपिटर की, तब उसको आंख खुलती है, यार मैं तो गलत कर रहा था। तब उसको पता चलता है मेरी गलती हो गई थी। जब रावण भी मर रहा था तब उसको मालूम चल गया था कि भगवान श्री, वो पहला तो पता को ज्ञानी तो था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब वो उसके डेथ बेड पे जब वो था, वो रावण नहीं था जो पहले था। इवन वहां से उसके पास से तो तब लक्ष्मण जी भी ज्ञान लेके गए थे। अब भगवान श्री राम ने उसको मारने के बाद भी कहते हैं कि भी मतलब एक तरीके से तपस्या करके आए थे, एक तरीके प्रायश्चित भी करके आए थे, मेरे हाथों में ब्राह्मण का वध भी हुआ है। और ये बात तो गुरु ग्रंथ साहिब जी ने में भी लिखी है। जो बोले मोहल्ला पंजमा, मतलब मोहल्ला पंजमा मतलब 5वें गुरु साहब ने ये बात बोली है। सम्मण जो इस प्रेम की दम क्यों होती साठ, रावण रते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे हैं जो प्रेम है ना वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, और अगर पैसों से खरीदा जा सकता, रावण रते सो रंक ने जिन सिर दीने काट, मतलब जो रावण था वो रंक नहीं था, वो बहुत अमीर राजा था। आज के टाइम में जो हालात यूएस के हैं, उस टाइम पे वो अपने आप में यूनाइटेड स्टेट्स था, वो पावरफुल था। उसको भी अपने सिर काट के भगवान शिव को चढ़ाने पड़े उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। रावण रते सो रंक ने जिन सिर दीने काट, जिसने अपने एक एक सिर काट काट के चढ़ा दिए थे और कैलाश को उठा लिया था। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये मिथ्यास नहीं है, ये इतिहास है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो ये भी लिखा है कि तन तन दो माता देव की, जय ग्रह रमैया कबलापत। मतलब माता देव की तो धन्य है जिसके घर भगवान ने जन्म लिया। कौन थे देव की? भगवान श्री कृष्ण, देव की उनकी मदर।
तन तन वन खंड वृंदावन जहाँ खेले श्री नारायण। मतलब धन्य है वो वन, वन मतलब जंगल, वन विभाग बोलते ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन मतलब जंगल, वन खंड वृंदावन मतलब वृंदावन के वो जंगल जहाँ खेले श्री नारायण। मतलब जहाँ नारायण के रूप खेले बचपन में, उनका बचपन कहाँ बीता? वृंदावन में, गोकुल में, जहाँ उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे हैं। बैन बजावे गोधन चारे, बैन बजावे बंसरी बजावे, गोधन चारे, गोधन गऊ, जो गऊओं का रखवाला, उसको पता क्या, जो गऊओं का रखवाला होता है उसको क्या बोलते हैं? गोविंद। गऊओं के, जो गऊओं के झुंड के रखवाले को बोलते हैं गोविंद। वहां से वो नाम ओरिजिनेट हुआ, गोविंद जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरिकृष्ण जी। और ना ही सिर्फ ये, गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो युगों के बारे में भी लिखा है, जो हमारे ग्रंथों में या हमारे कथाओं में भी वही चीज उन्होंने दोबारा लोगों को बताई। भाई ये सत्य है, इसको भूल मत जाना। सतयुग ते माणयो छल्यो बल बामन पायो। मतलब सतयुग के अंदर तुमने बामन का रूप लेके बलि को छल से मारा। द्वापर तय मान्यो राम रघुवंश कहायो। मतलब द्वापर युग में आप फिर आए भगवान श्री राम के रूप में, रघुवंशी बन के, राम रघुवंश कहायो। त्रेता तय मान्यो राम रघुवंश कहायो, माफ करना। द्वापर कृष्ण मुरारी कंस किरतार कीजो। मतलब द्वापर युग के अंदर कृष्ण जी का रूप धार के आपने कंस को मारा। उग्रसेन को राज में भगत जन दीजो। मतलब वो राज था वो उग्रसेन को दिया। कलयुग तय प्रमाण नानक अमर अंगद कहायो। मतलब अब आप कलयुग में गुरुओं के रूप में आए। ये चीज़ तो वो भी बोल रहे हैं, क्लैरिफाई करो। और जो लोग बोलते हैं ना भी हिंदुइज्म अलग है, सनातन अलग है, सिखिज्म से, उनको बोलो तो पहले तुम स्टडी कर लो अच्छे से। ये चीज़ बोल रहे हो कि खुद वो क्या कह रहे हैं। आपको नहीं लगता ब्रह्मांड और हमारी एक की बात हो रही है और वही पैरेलल यूनिवर्स की फिर से बात आ गई? एवरी पॉसिबिलिटी क्रिएट्स ए न्यू टाइमलाइन एंड न्यू यूनिवर्सेस। जो खोजे सो पावे। पॉसिबिलिटीज जो आपने खोजा, जो हमारे ऋषि मुनि गुरु हुए हैं, उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब रची है, उससे पहले जो ग्रंथ रचे हैं, जो हमारे वेद पुराण रचे ना, उन्होंने जो बात बोली ना वो डायरेक्टली नहीं बोली है, कभी भी कोडेड फॉर्म में बोली है। उनको मालूम है कि ये मूर्ख होंगे आने वाले, इनमें से जो इंटेलिजेंट होंगे, जो विजडम वाले होंगे, वो इसको डीकोड कर लेंगे और उन्हीं का काम है। वरना ये क्या करते हैं, अपने मुताबिक लोगों को डीकोड करके बताते रहेंगे या अपने मुताबिक समझ लेंगे। उसको इजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता कभी भी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जितने भी गुरु हुए हैं ना, जिन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, वो उन्होंने भी अपनी जो बात कही है वो क्लियर फॉर्म में नहीं कही, वो कोडेड फॉर्म में कही है कि जो लायक होगा, जो डिजर्विंग होगा, वो उस चीज़ को डीकोड कर लेगा। आप कोई अच्छा मुहूर्त देख के कोई चीज़ कर रहे हो ताकि वो अच्छी हो, नहीं, अगर वो उसने अच्छा होना होगा, वो अपने आप वो मुहूर्त सेलेक्ट करेगी। क्या आप मुहूर्त देख के पैदा हुए थे? क्या आप मुहूर्त देख के मरोगे? और इस बिटवीन में जितना टाइम आप अच्छा मुहूर्त ढूंढने में निकाल देते हो, आपका अगर कर्म प्रारब्ध सही होंगे तो अपने आप आपको मुहूर्त खींच लेगा वो। आप मुहूर्त को नहीं चुनते, मुहूर्त आपको चुनता है। क्योंकि जो पॉसिबिलिटीज तब होनी होती हैं टाइमलाइन में, तो वो आपको खुद चूज करती हैं, आप नहीं चूज करते। आप कौन होते हो भी? आप समझते हो भी मैं इंसान बहुत पावरफुल हूं। एक सेकंड पानी के बुलबुले की तरह हमारा जन्म है। आपको लगता है आप सृष्टि कंट्रोल कर लोगे? नहीं, सृष्टि आपको चला रही है, रिमोट कंट्रोल कहीं और है। तो हम मुहूर्त सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा शायद भ्रम हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुहूर्त हमें सिलेक्ट करता है। कुछ लोग कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, नहीं, एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़ने दे रही है तब तक जब तक आप पढ़ रहे हो। आप कोई कर्म कर रहे हो, आप कोई पॉडकास्ट का भी आप प्रोफेशन कर रहे हो, वो आपको होने दे रहा है, इसलिए आप कर रहे हो। जिस दिन उसने बोल दिया, अब आपने बिजनेस की बात कर रहे थे ना, आप बोल रहे हो कि मिड लाइफ क्राइसिस, वो ये, जब तक वो पॉसिबिलिटीज़ थी कि आप कर सकते हो तब तक आप वो करोगे। और जिस दिन मूड बदल गया डेस्टिनी का या इस प्रकृति का, मूड नहीं बदल गया, जो लिखा होगा उस मुताबिक वो बदल जाएगा। तो हम नहीं डिसाइड करते हैं, डिसाइड वो करता है जिसने करना होता है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ट्रेन के डब्बे नहीं डिसाइड करते कहाँ जाना है, इंजन डिसाइड करता है। हाँ, बीच में चेन खींच देते हो तो अलग बात है, फिर वो ब्रेक आ जाती है। हाँ, उतना डिसीजन हमारे हाथ में होता है। हाँ, वो कब खींचनी है वो भी डिसीजन हमारे हाथ में ना, किस तरफ भागना, कहीं आरपीएफ वाले ना पकड़ लें। हाँ। सिर्फ करियर और बिजनेस से रिलेटेड ही एक चीज़ है कि इज़ देयर एनी स्पेसिफिक प्लेसमेंट जो नॉर्मली सक्सेसफुल
करियर वालों का, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का हाँ। होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा है कि अगर ये है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब आप करोगे तो आपको मिलेगा। तो वो होता है शनि शुक्र की युति, सैटर्न एंड वीनस। सैटर्न एंड वीनस की युति, और त्रिकोण में राहु, या शनि शुक्र और राहु एक दूसरे से त्रिकोण में, ट्राइन में, तो ये एक अच्छी युति है। और साथ में बुध जैसा प्लेनेट तो मिलेगा ही, क्योंकि बुध और शुक्र, बुध के आपकी विद्या है, शुक्र आपका धन है। मेरे जो लाइफ गुरु हैं वो बोलते हैं कि आप अपनी विद्या और अपना पैसा ऐसे बढ़ाओ जैसे आप कभी मरने वाले नहीं हो, आप अमर हो, इतना बढ़ाओ और हमेशा बढ़ाते चले जाओ अपना पैसा और अपनी नॉलेज। और आप धर्म कर्म के काम ऐसे करो कि जैसे मृत्यु ने, मौत ने आपके बाल पकड़ के रखे हुए हैं, आप कभी भी जा सकते हो। धर्म कर्म के काम वैसे करो, विद्या और पैसा ऐसे बढ़ाओ जैसे मरने वाली नहीं हो। आपको लगता होगा यार ये आदमी, इसने करोड़ों तो कमा लिया, अभी भी क्यों काम कर रहा है? आपको क्या पता वो किस फ्रीक्वेंसी में उसका माइंडसेट है, क्यों कमा रहा है, ताकि 10,000 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल सके, मेरे थ्रू मिल सके। भाई रतन टाटा साहब थे, लेजेंड आदमी है ना, मतलब आने वाले 100 सालों तक भी मुझे लगता है लोग नहीं भूलेंगे ऐसे इंसान को। भी क्या वो अगर बैठ जाता भी, उसके खुद की अपनी लाइफ जीना चाहता अपने अक्यूमुलेटेड वेल्थ से, क्या वो जी नहीं सकता था? वो छोड़ो, उसकी 7 पुश्तें तक जी सकती थी अगर होती तो, उनके एम्प्लॉयज तक जी सकते। लेकिन वो क्यों कर रहा था, इतनी एज में भी होके काम क्यों कर रहा था वो? क्योंकि उसको, उसका भाव क्या था, उसकी नीयत क्या थी, मेरे थ्रू भाई लाखों लोगों का घर चल रहा है, उनके कारण उनके बच्चों की एजुकेशन चल रही है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। इसीलिए उस इंसान को पूजा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, क्या हम उनको किस कैटेगरी में, क्या रिच में काउंट करते? नहीं, वो रिच हैं किस वे में, उन्होंने लोग कमाए। मतलब मैं समझता हूँ अगर कोई इंसान की सबसे बढ़िया किस्मत पता है क्या हो सकती है, अगर किसी का 10th और 9th में हो ना, मैं समझता हूँ किसी इंसान की सबसे बड़ी किस्मत क्या हो सकती है, अब्दुल कलाम साहब जैसी। इंसान जब मर रहा है ना, उसका मृत्यु उसको आ गई है, तब भी वो काम कर रहा है जिसके लिए वो पैदा हुआ था। वो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो स्टेज पे हुई थी, वो बच्चों को तब भी पढ़ा रहे थे। और एक सिंगर थे, मैं बहुत सुनता था उनको, आई नो, अभी रिसेंट में ही उनकी डेथ हो गई, कॉन्सर्ट में डेथ हुआ था उनका। उनका नाम भूल रही हूँ मैं। नहीं, मैं भी उनका नाम के हाँ, के साहब, मतलब उनको एग्जैक्ट पूरा नाम मैं ये भूल गया था, मैं के तो मुझे याद था। पर देखो वो गाते हुए इंसान गया, क्या मुक्ति मिली होगी यार, क्या मतलब शानदार मृत्यु हुई उनकी, उनको कितनी सेटिस्फेक्शन आई होगी। मृत्यु देखो सबकी आनी है, ऐसा मैं कोई बोल नहीं रहा कि भी वो है, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, सुनने वाला भी जाएगा, कैमरा भी चला जाएगा एक दिन, है ना। जो जन्मा है वो जाएगा ही जाएगा। पर मतलब वो इंसान वो कर्म करता हुआ गया। मतलब मेरी भी ये इच्छा है कि जब मैं भी कभी जाऊं तो मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हुआ या पढ़ाता हुआ वैसे ही जाऊं। तो वो होती है असली साइंस, मतलब एक तरीके से असली मुक्ति वो है। करेक्ट, लाइक बहुत सारे ट्रैकर्स, हाइकर्स, वो कभी कभी वहीं पे एक्सीडेंट होके चले जाते हैं। एक आदमी का पैशन रहा होगा, मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, एवरेस्ट चढ़ा, वहां जाके नहीं आ पाया वापस। लेकिन आप ये सोचो ना कि वो इंसान जो है अपना पैशन करता हुआ गया। कोई इंसान स्पोर्ट्स खेलता खेलता चला गया, उसके लिए वो ही था। मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों ने वो कर्म में वो चले गए अच्छे कर्मों के कारण जो उनके लिए बना था। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी और मेरे मतलब गूज बम्स आ गए थे सुन के, और मुझे समझ आ गई थी मेरे लिए वो क्या है, क्या कि आपकी लाइफ के अंदर 2 ही दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? एक वो दिन जब आप पैदा होते हो, और दूसरा वो दिन जब आपको मालूम चल जाता है कि क्यों, किस लिए पैदा हुए हो। तो जब मुझे आया था तब मुझे एकदम से माइंड में वो क्लिक कर गया था, क्यों। तब मुझे ऐसा लग गया था कुछ नहीं, अब लाइफ में सिर्फ यही है। सो आई थिंक ये करियर एंड करियर वाला डिस्कशन हम एक चीज़ से एंड कर सकते हैं कि जैसे हमने लास्ट टाइम मुहूर्त की बात करी थी शादी में, हाँ, करियर में भी वैसे हमने मुहूर्त यहाँ बोल ही दिया है। मुहूर्त हम डिसाइड करता है, हम नहीं करते हैं। बट बहुत लोग इवन लाइक बिजनेस खोलते टाइम मुहूर्त देखते हैं, कुछ नया शुरू। तो इज इट ओके कि हमें अपना कुछ नया शुरू करना है, वो स्पेसिफिकली? हाँ, बिल्कुल ऐसे बात नहीं है, ना ही का आप अपनी इंसान अपनी बुद्धि तो लगाएगा ही लगाएगा ना, कहीं ना कहीं से, पर उसके पीछे नीयत काम करेगी, किस लिए कर रहा है वो सब कुछ।
वहाँ मुहूर्त कैसे निकालें, मैं हिंट दे देता हूँ। आप वो वाला लगन सिलेक्ट करो जो आपके काम को फेवरेबल हो। आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, आप ये देखो भी 7th लॉर्ड जो है वो 11th हाउस कब दिखा रहा है, और एक पॉजिटिव वे में दिखा रहा हो, मतलब पीड़ित ना हो, शुभ में हो, तो वो मुहूर्त आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। या ये देखो कि 10th CSL जो है वो जुपिटर कब बन रहा हो, और जुपिटर बन के भी या 7th CSL जुपिटर कब बन रहा हो, बिजनेस खोल रहे हो, और वो भी अच्छे हाउसेस कब दिखा रहा हो, तो आप मिनट्स पे भी आ जाओगे। तो मतलब इसमें सारा मुहूर्त नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको एक सूत्र दिया है, एक धागा दिया, आप उसको पिरोते जाओ, कुछ ना कुछ नया निकलेगा। ठीक है। सो मूविंग ऑन, एक सेगमेंट करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी का। बहुत सारे स्टेटमेंट्स है मेरे पास जो नॉर्मली डाउटफुल होते हैं या लोगों को बहुत डाउट होता है, तो उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हाँ, ठीक है। पहला, एस्ट्रोलॉजी इज ओनली फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। रॉन्ग। आप बता भी सकते हो अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ के बारे में कुछ पता है। एस्ट्रोलॉजी इज हेल्पफुल फॉर प्रेडिक्शन बट इट्स मेंट फॉर गाइडेंस ओनली। मतलब ये क्या से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यों और कैसे। कोई चीज़ क्यों और कैसे, अगर क्या है तो सिर्फ ये जानने के लिए क्या ये ज़रूरी भी है या नहीं, बस। कोई मेरी दशा कैसी जाएगी, मेरा ये प्लैनेट अच्छा है या बुरा, ये जानने के लिए ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष इसलिए अभी ये प्लैनेट यहाँ है तो मेरी क्या ड्यूटी है इसके प्रति। तो आई थिंक वो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आंसर कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी कैन प्रिडिक्ट एग्जैक्ट इवेंट्स एंड आउटकम्स। ए गुड एस्ट्रोलॉजर कैन, मतलब प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी इंसान के कर्मों को देख के और कुंडली को देख के, दोनों को पैरेलली देख के ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बच्चों के केस में भी किया जा सकता है। बट फिर वहाँ पे इंसान की चॉइसेस तो आएंगी ना। अगर उसने कुछ और चूज कर लिया तो वो आउटकम और कर्म सब चेंज हो जाएगा। चॉइसेस कहाँ से आती हैं इंसान के माइंड में? कौन इन्फ्लुएंस करता है चॉइसेस को? चार्ट्स, उसकी कंपनी, हाँ कंपनी, उसके कर्म, उसकी थिंकिंग। तो इसी के लिए एस्ट्रोलॉजी है कि मुझे अपनी कंपनी कैसे रखनी है, अपनी थिंकिंग कैसे रखनी है, पढ़ना कैसे है। तीसरा स्टेटमेंट, ज़ोडिएक साइंस हैव स्पेसिफिक ट्रेट्स रिलेटेड टू देयर साइंस, लाइक लियोज आर जनरली कॉन्फिडेंट, या स्कॉर्पियोज आर जनरली इंटेंस, या पाइसेस आर जनरली ड्रीमर्स। तो ये सच है? हाँ, इसका एक छोटा सा एक पार्ट है, सब कुछ नहीं है, एक छोटा सा सेक्शन है। बेसिकली ज़ोडिएक्स आर एनवायरनमेंट, कंडीशंस, सिचुएशंस, आउटवर्ड, लाइक आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब वो वहाँ पे क्या वाइब्स हैं, वहाँ क्या इन्वायरमेंट है। मतलब अभी हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक पहाड़ पे बैठे होंगे तो वहाँ एक अलग इन्वायरमेंट है। टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा सिर्फ मैं, इन्वायरमेंट की एनर्जीज की बात कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो एक अलग इन्वायरमेंट में बैठे हैं। हो सकता है यही 10 मंजिल नीचे होता तो वो स्कॉर्पियो साइन में चला जाता। स्कॉर्पियो क्या है? बिच्छू है। बिच्छू कहाँ रहता है? अंडरग्राउंड। तो वो आपको एक करैक्टर बता देगा कि कैसा इन्वायरमेंट या कैसी सिचुएशन सिलेक्ट करनी है। और वो इंसान के ट्रेट्स भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बता देते। राशि बताएगी कहाँ, बस एक लाइन याद रखना, राशि बताएगी कहाँ, वेयर, प्लैनेट बताएगा क्या, दशा बताएगी कब, हाउस बताएगा कैसे, और दृष्टि बताएगी किसकी हेल्प से। ओके ठीक है। मर्करी रेट्रोग्रेड causes chaos in life and brings back excess in your life. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बेचारे मर्करी को या किसी भी प्लैनेट को रेट्रोग्रेड होने पे बदनाम मत करो। कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो बस वो पावरफुल हो जाता है ज़्यादा, ठीक है, इतना कह सकते हो। अगर वो अच्छे परिणाम दे रहा है तो वो एक्सेप्शनली अच्छा देगा। तो कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है ना, तो उसको लेके आपको थोड़ा सा सजग जरूर रहना पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट हो गया, इसको थोड़ा सा ना एडिशनल आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। Astrology can predict if two people are compatible. एस्ट्रोलॉजी कैन गाइड हाउ टू बी कंपैटिबल, कौन सी डायरेक्शन में ऐसा किया जाए कि कंपैटिबिलिटी बढ़े। हेल्पफुल टूल हो सकता है कि भी ये दोनों कंपैटिबल के चांसेस कितने हैं, कैसे हैं। मैं समझता हूँ 1% भी चांसेस है, उसको अच्छा किया जा सकता है। डिपेंड करता है ना किस तरीके की कंपैटिबिलिटी। आप बिजनेस पार्टनर हो, आप लाइफ पार्टनर हो, आप आर्मी में एक दूसरे के बड़ी हो, आप दोस्त हो, कंपैटिबिलिटी। आप दुश्मन हो, दुश्मनों में भी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ना, कि मेरा इससे दुश्मनी लेने का कोई लेवल है भी या नहीं, है ना। अब कोई बड़ा गैंगस्टर आके कोई
गली के ठेले वाले से थोड़ा ना लड़ेगा, उसके साथ उसकी क्या कंपेटेबिलिटी। Astrology says that you should only pursue careers related to your sun sign. नहीं नहीं नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी का करियर देखने के लिए अगर इतना ही सिंपल होता तो फिर कुंडली खोली, सन जहाँ बैठा वो कर लो, फिर इतनी बड़ी साइंस क्यों होती। ऐसा नहीं है कि सन साइन ही हो तो वही करना है। Certain astrological placements naturally make people more successful in life. नॉट नेचुरली मेक, अगर वो उस डायरेक्शन में काम करता है, हाँ कॉम्बिनेशन हेल्प करते हैं किसी को सक्सेसफुल होने के लिए। भाई एक तरफ आपके पास गाड़ी अच्छी है, दूसरी बात गाड़ी थोड़ी कम इंजन की है, भाई आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी है जल्दी भगा के जल्दी पहुंचने की, इजीली कंफर्टेबल पहुंचने की, लेकिन फिर भी आप नहीं चला पा रहे तो क्या फ़ायदा। और वो छोटी गाड़ी वाला भी जिसका छोटा इंजन है, छोटा सीसी पावर है, तो वो भी अच्छे से चला के उसको चला फिरा के आपसे पहले पहुंच गया। भाई भागने में तो खरगोश भी तो तेज़ था कछुए से, लेकिन जीता कौन, कछुआ। तो वो जो कहानी है वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो ये बताता है चाहे आपके पास रिसोर्सेज और टैलेंट हो, सही से नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक वो अभी एक वेब सीरीज़ थी शायद, हाँ एक वेब सीरीज़ थी मामला लीगल है, नेटफ्लिक्स पे आई थी, कॉमेडी है पर बहुत रियलिटी दिखाती है। वो मामला लीगल है ना, रवि किशन जी उसमें लीड रोल पे, उसमें उनका करेक्टर ऑब्जर्व करने वाला है। वो अपने से बड़े को पकड़ता है, उससे हेल्प लेने के लिए हर तरीके के साम दाम भेद दंड माया उपेक्षा और वध सातों के सातों नीतियाँ अपनाता है, और एक एक सीढ़ी चढ़ता चढ़ता उस स्टेज पे जाके पहुंच जाता है जो उसको चाहिए होता है। यानी कि अपने रिसोर्सेज, अपनी पावर, अपनी इंटेलिजेंस, अपने लोग, सब कुछ इस्तेमाल करके वो ऊपर जाता है। कॉम्बिनेशन होगा लेकिन यूज़ तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। उसके बाद लास्ट में भी वो न्याय करके जाता है, सबको अपने अपनी पोजीशन दे के जाता है, अन्याय नहीं करके जाता। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, अच्छा लेसन देती है। मैंने नहीं देखी है बट गुड कॉम्बिनेशन फॉर जुपिटर राहु। जिसका जुपिटर राहु है वो मामला लीगल है, देखे वो समझ आएगा हाउ टू बी ए जुपिटर राहु इन केस ऑफ ये मामला लीगल है। और जुपिटर राहु के केस में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा हो अपना मुंह बंद रखो, ठीक है। व्हेन एवर गुड इज़ हैपनिंग कीप योर माउथ शट, चुप रहो, जब तक हो नहीं जाता हो जाने दो। पहले अगर आपने बता दिया कि ये हो रहा है, और ये चीज़ सैटर्न राहु वाले के साथ भी है, उसका तो नज़र उसको लगती है। सैटर्न राहु वाला बता दे तो नज़र रखती है, और जुपिटर राहु वाला बता दे तो अच्छे काम नहीं होते। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है राहु इन 7th हाउस क्रिएट्स मैरिज डिससैटिस्फैक्शन एंड चांसेस ऑफ डिवोर्स। कैन क्रिएट, जब भी राहु 7th हाउस में होता है और या 9th लॉर्ड 8th में हो, 8th लॉर्ड 9th में हो, दोनों चांसेस हो, तो अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि ये इंसान जो है ना वो अपने फैमिली के खिलाफ जाके किसी अदर कास्ट में शादी करता है, और वो उसके लिए अच्छा है। तो राहु 7th हाउस में होना, अगर वो किसी अदर कास्ट क्रीड कल्चर के लड़की से या लड़के से शादी करता है तो वो शादी ठीक चलेगी, वरना वो प्रॉब्लम में चल सकती है। ऐसा नहीं है कि राहु 7th हाउस में तो भाई वो आदमी अब शादी उसका ख़त्म है, नहीं हो सकता, बिजनेस ख़राब हो जाए, राहु मैरिज ना हो, तो उसके लिए और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। सिर्फ एक चीज़ देखने से फाइनल नहीं हो जाता, सिर्फ एक चीज़ से। कारक अगर ठीक है तो ठीक है, कारक मतलब उसका सिग्निफिकेटर कौन है, मैरिज का सिग्निफिकेटर वीनस है, लेकिन मरकरी ख़राब है, मरकरी ख़राब है तो 7th हाउस वीनस का है, और 7th हाउस जो वो बिजनेस का है, तो बिजनेस ख़राब हो गया, शादी ठीक है। वीनस इन 9th हाउस इज अनफिट। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला ना 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट होगा ना, वो प्लैनेट की प्राप्ति आपको आपके भाग्य से, आपके भगवान के ग्रेस से, उनकी ब्लेसिंग से, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से, वहाँ से प्राप्त होगी। वीनस किसी का 9th हाउस में हो तो उसको लग्जरी उसके भाग्य में लिखी है, ठीक है, तो उसको लग्जरी प्राप्त होगी, लेकिन कंडीशन साथ में सिर्फ एक है कि वो बैड कंडीशन में ना हो। सैटर्न, राहु, मार्स ऐसे जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं ना उसके इन्फ्लुएंस में ना हो, अच्छी कंडीशन में बैठा तो अच्छा है। मेलेफिक सारे तो ऐसा नहीं है कि ख़राब हो गया तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ख़त्म नहीं करेगा उसको। जैसे अब हमारे पास सारे इक्विपमेंट है, ठीक है, सब कुछ पॉडकास्ट चल रहा है, सारे लग्जरी भी आराम से बैठे हैं, मौसम बाहर की बारिश भी अंदर नहीं आ रही, लेकिन बार बार रुक रहा कर रहा है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है लेकिन ख़त्म नहीं कर रहा। अब ऐसे दोनों उसने उठ के कह दी कैमरा जी ब्लास्ट हो गए, कैमरा काम करने बंद कर दे, खत्म हो गया, अब जाओ, वो तो होगा ना भी, ख़त्म ही होगा काम, वो भाग्य में नहीं है।
भाग्य में है लेकिन ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ है। तो अब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो कितनी दिक्कतें आई, या ऐसे भी देख सकते हैं कि दिक्कतें जो भी आई लेकिन पॉडकास्ट तो अच्छा हुआ। कह सकते हो। अगर आप 9th हाउस में जो प्लैनेट है अपना ग्रेटिट्यूड रखते हो तो वो चीज़ आपको मिलेगी। 9th हाउस में वीनस है, ग्रेटिट्यूड रखने से आपको वीनस से रिलेटेड लग्जरी पैसा, आपका वीनस प्लैनेट अच्छा बना रहेगा। आप धन्यवाद करते हो। मैं थोड़ा सा चालाक आदमी था पहले, चालाकी इस्तेमाल करता था। मतलब मुझे अगर कोई जिन मिल जाए बोले तेरे पास 3 इच्छाएं मांग, तो मैं पहली इच्छा मांगता कि मुझे 1000 इच्छाएं चाहिए। मैं ऐसा था ना, तो ऐसे माइंडसेट के पास मैं गुरुदेव के पास एक बार गया। मैं कहा सर कोई ऐसी बात पूछ लेता हूँ जिससे एक तीर से 10 निशाने हो जाए। मैं कहा सर कोई ऐसी चीज़ बताओ कि मेरा ज्ञान बढ़ता ही चला जाए, है ना। वो खुराफात देखो मेरी पहले से, मैं सर से क्यों पूछूंगा ना, मैं सर मुझे ऐसी कोई ऐसी चीज़ बताओ। गुरुदेव हैं, उनको मालूम है कौन कितने वो उसमें। वो बोले जो बात बोली ना मुझे बहुत बाद में समझ आई। ये क्या था? तो सर कहते कि जिससे भी तुम्हें एक अक्षर सीखने को मिला हो ना, उसके प्रति हाथ जोड़ के धन्यवाद करना, हमेशा सीखते रहोगे। और ये चीज़ मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुई कि इसके पीछे क्या बात छिपी थी। ग्रैटिट्यूड ऑलवेज वो बढ़ता चला। जिस इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड होता है ना, शुक्राना होता है, वो प्रॉस्पर करता रहता है। बोलते हैं ना हर वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, सुख वेले शुक्राना, हर वेले सिमरन। तो सुख में भी करनी चाहिए ग्रैटिट्यूड, और हर वक्त करना चाहिए ग्रैटिट्यूड, तो आदमी अपने आप उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। मार्स एंड सैटर्न टुगेदर आर अ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। इज हार्ड टू यूटिलाइज कॉम्बिनेशन, हार्ड टू यूटिलाइज। फीमेल है तो अपने हस्बैंड के साथ मिलके काम करे, कोई मार्स से रिलेटेड काम करे, नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे जो सैटर्न है वो थोड़ा सा वीक पड़ गया, मंगल यहाँ स्ट्रांग हो गया, क्योंकि सैटर्न मार्स की राशि में नीच का होता है, मंगल सैटर्न की राशि में उच्च का होता है। इसीलिए एक वीक पड़ गया, एक स्ट्रांग हो गया। सैटर्न एरीज में मार्स की राशि में नीच का होता है, इसलिए थोड़ा सा वो डाउन आ गया। उसको बोलता भी ठीक है तू संभाल। मंगल सैटर्न की राशि में उच्च का होता है, तो वहाँ वो चार्ज ले लेगा। इसलिए यहाँ मंगल का काम करना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मंगल यहाँ फेवरेबल हो गया। हमारा पोस्चर जो है वो सैटर्न है। सो ए स्ट्रॉन्ग पोस्चर विल गिव यू ए स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। इन सैटर्न मार्स शनि मंगल के कॉम्बिनेशन के अंदर अगर इंसान एक अच्छे पोस्चर के अंदर बैठा है तो इसका मतलब वो एक्चुअल में कॉन्फिडेंट है। अच्छे पोस्चर में बैठना उसको अच्छा कॉन्फिडेंस भी देगा। सैटर्न मून के केस के अंदर शनि चंद्रमा को विष योग बोलते हैं। अगर इंसान बैड पोस्चर में बैठा है तो वो मेंटली वीक पड़ जाएगा। वीक पोस्चर विल गिव यू वीक मेंटल स्ट्रेंथ इन सैटर्न मून कॉम्बिनेशन। Astrology can help identify a person's emotional patterns and triggers. Yes, true. Okay. एक और इसको एक एज अ क्वेश्चन ही लेते हैं. Can astrology help identify the spiritual path of a person? Yes. Spiritual progress. और इसको कैसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए? जो भी प्लैनेट आपके 12th हाउस में हो, 8th हाउस में हो और 4th हाउस में हो, तो उसको चाहे वहाँ से जितनी मर्जी लग्जरी, जितना मर्जी मिल रहा हो, कंफर्ट मिल रहा हो, लेकिन उससे ना कभी अटैच नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को ना कभी मज़े में उसको मतलब एक तरीके से ना इन्जॉय नहीं करना चाहिए, भोगना नहीं चाहिए। इन्जॉय करके भी डिटैच रहे, इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहती है, स्पेशली प्लैनेट इन 12th हाउस। उस चीज़ को त्यागोगे, आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें बढ़ती रहेंगी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ती रहेगी। अब 2-3 स्टेटमेंट्स हैं वास्तु से रिलेटेड। पहला, वास्तु and astrology have no scientific basis to it. ठीक है, चलो उनकी जो भी बोल रहा है, शायद ना उसने साइंस पढ़ा होगा ना उसने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी, तो कह दिया होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। Okay. Vastu states that certain materials or colors are inherently good or bad. पर वास्तु इज नॉट ओनली कलर बेस्ड। कलर हेल्पफुल रह सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर लाल रंग की है या ये नीले रंग का है, तो ये नीला नहीं है, नीला छोड़ के बाकी सब है। क्योंकि नीला हम तो देख पा रहे हैं क्योंकि नीला रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सब सोखले, नीला छोड़ दिया। तो जब भी हम कोई कलर वहाँ प्लेस्ड करते हैं किसी डायरेक्शन के अंदर, तो वो नीला छोड़ रहा होता है। इसीलिए हमें लगता है कि वो उस एनर्जी, उसकी उस जोन की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई है। पर वास्तु सिर्फ कलर बेस्ड नहीं होता है, कलर उसका एक पार्ट है। ऐसे नहीं कि मैंने वहाँ सिर्फ ब्लू कर दिया तो सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो वहाँ पे वो एक्टिविटी करनी भी ज़रूरी है जिस चीज़ की, जिस प्लैनेट की
या जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो एक्टिविटी, वहाँ के कर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उस जोन को निखारेंगे. कलर्स कैन बी हेल्पफुल एंड आर हेल्पफुल है. कुछ कलर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं. भगवान की बनाई कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती. कौन सी चीज़ कहाँ फिट हो रही है, किस पर्पस के लिए, पर्पस नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, नियत नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है. कलर, रेमेडी, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते. पर्पस अलग हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है. कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, किस पर्पस के लिए लगानी है और किस नियत से लगानी है, ये इम्पॉर्टेंट है. ना कि ये यहाँ नेगेटिव है, नहीं, वो वहाँ के लिए बना नहीं है. अगर मैं यहाँ कैमरा छोड़ के वॉशिंग मशीन रख दूँ तो क्या वो नेगेटिव है? नहीं, क्योंकि वो यहाँ के लिए बनी नहीं है, यहाँ के लिए कैमरा बना है. वास्तु says that you should never have a mirror opposite to your bed. ये सिर्फ वास्तु की बात नहीं है, ये थोड़ा सा सबकॉन्शियस उसकी बात है कि भाई ठीक है, जो चीज़ सामने दिख रही है, इल्यूजन, मतलब मिरर क्या है? मिरर भ्रम है, इल्यूजन है, छाया है, आपकी छाया. क्या वो रियल है? हाँ भी और नहीं भी. तो कोई चीज़ वहाँ लगानी ही क्यों जो हाँ भी और नहीं भी है? क्या करोगे मिरर वहाँ लगा के देख के खुद को? बिकॉज दैट इज़ वेयर आप सबसे पहले उसको देखोगे. एक और चीज़ ये आई थिंक मैंने भी बहुत बार सुनी है, वास्तु सेज दैट यू शुड नेवर हैव मेडिसिन्स नियर योर बेड या अपनी हेड साइड पे, ऐसा कुछ. यू विल फॉल सिक मोर ऑफ. जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा नज़दीक रखोगे आप उसकी एडिक्ट हो जाओगे ना. आदमी सुबह उठते सबसे पहले फ़ोन निकालता है, मतलब आंखें बाद में खोलेगा, पहले फ़ोन का लॉक खोलेगा, वो किसके नोटिफिकेशन आए हैं. अब इसके पड़ी दवाइयाँ हैं, वो उसको ज़्यादा, जैसे वही बात, जो लगन में जो चीज़ आ गई वो उसको पीछा कभी नहीं छोड़ेगी. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके वो नहीं है तो आप मतलब अपने बेड के पास रख के सो रहे हो तो आप बीमार पड़ना शुरू कर जाओगे, ऐसा भी नहीं है. मतलब वो चीज़ रखो ना जो आपको वो चीज़ दे रही है. आपके एक डॉक्टर के पास अगर दवाइयाँ पड़ी हैं तो क्या उसको नुकसान करेंगी? नहीं, वो उसको सारा दिन उसी में रहता है वो. अगर मेरे बेड के पास कोई हथियार पड़ा है, वो अच्छा है बुरा नहीं. अगर मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ तो मेरे पास, अगर मैं युद्ध पे हूँ या मैं कहीं सो रहा हूँ, टेंट में सो रहा हूँ, कुछ भी, मुझे मेरा हथियार सबसे पास में चाहिए. और एक तरह तो कह सकते हैं भी हथियार पास में होगा तो आदमी गुस्से वाला होगा, नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट है. तो कोई भी चीज़ पास होती है तो अपना इन्फ्लुएंस तो देती है ना सामने वाले पे, इन्फ्लुएंस. हाँ, मेरे पास अगर बुक्स पढ़ी हैं तो क्या मैं पढ़ाकू बन जाऊंगा? पढ़ना भी तो पड़ेगा उठा के उसको. As per Vastu, you can perform certain rituals or ceremonies to activate the energies of a space. हाँ, विद एक गुड नियत. वहाँ किस नियत से क्या काम हुए हैं वो उस जोन को ज़्यादा वो कर देगा. मतलब वहाँ कोई सोने का उल्लू रखने से ऐसा नहीं कि वहाँ से पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो उल्लू किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है? उल्लू डिपिक्ट कर रहा है उन चीज़ों को जो आम लोग नहीं देख पाते, वो भी उल्लू देख लेता है. दूर का दिखता है ना, उसको बोलते हैं, या पता नहीं, अंधेरे में दिखता है. तो अंधेरे में दिखने का क्या मतलब है? जो औरों को नहीं दिखता वो उल्लू को दिख जाता है. इसीलिए लक्ष्मी उसी के पास आती है जो चीज़ औरों को, मतलब हम कुछ लोग भांप जाते हैं ना भी फ्यूचर में इस चीज़ की डिमांड है, वो पहले उस काम को शुरू कर देते हैं. अब ये मेट्रोल स्टूडियो वालों ने शुरू कर दिया, उनको मालूम था भी आने वाले लोग यहाँ बैठ के ज्ञान देंगे, तो पहले से ही बना दो. उल्लुओं का उन्होंने काम किया, तो भी जब तक चल रहा है तब तक है, बाद में इसको होटल बना देंगे. कमरे तो वैसे ही हैं. तो उल्लू इसीलिए लक्ष्मी जी का वाहन है. लक्ष्मी जी आती ही उनके पास है जिनको वो दिखाई देते जो सबको दिखाई नहीं देता. तो अभी हम जैसे इसकी बात करें, एक्टिवेट एनर्जीज एंड नियत की आपने एक बात बोली, तो इसी से वो भी आता है कि कहीं ना कहीं जो तंत्र साधना वो भाई हंस रहा है बैठा. जो तंत्र साधना होती है, दैट इज ऑल्सो टू एक्टिवेट एनर्जीज. हाँ, बट कहीं ना कहीं वो एनर्जी हम उसको नेगेटिव कह सकते हैं या उसके इंटेंशन को. नहीं, मैं तंत्र के बारे में इतना जानता नहीं हूँ तो मैं इसके बारे में कोई बात. ठीक है. सो दिस वाज इट फॉर द मिथ्स एंड रियलिटी. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट व्हिच इज अ रैपिड फायर सेगमेंट. पहला क्वेश्चन, एस्ट्रोलॉजी टू यू इज इन वन वर्ड. गाइडेंस. फेवरेट बुक. कर्मा बाय सदगुरु. फेवरेट टीवी सीरीज. मनी हीस्ट. फेवरेट वेकेशन प्लेस या ऐसी प्लेस वेयर यू वांट टू गो बट हैवंट बीन. कैलाश में मानसरोवर. कभी गया नहीं हूँ लेकिन जाना चाहता हूँ. नाइस. वो मेरी भी टू डू लिस्ट में है. वन फिलोसफी इन लाइफ दैट यू लिव बाय. ओशो. इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग. योर इंस्पिरेशन इन लाइफ. मेरे गुरुदेव. इफ यू कुड हैव वन सुपर पावर फॉर अ डे, व्हाट वुड इट बी. ऐसा कभी सोचा नहीं है कि क्या सुपर पावर होती जो मैं वो कर सकता. एक दिन के लिए आपको कुछ मिल जाए, क्या मांगोगे. टाइम ट्रैवल करता मैं पास्ट में और कुछ लोगों से मिलता
मतलब मेरे पास वो होता कहाँ कहाँ कब कब जाना। तो कुछ लोगों की मेरे पास लिस्ट है जिनको मेरे को सिर्फ दर्शन करने भी ये, या 10 मिनट बैठ के सिर्फ उनको सोचना है कि भी ये लोग सोचते कैसे थे, सुनना है कि वो मतलब ये लोग सोचते कैसे थे। जैसे मुझे टाइम ट्रैवल करके जाना है भगत सिंह जी को मिलने, चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिलने, उनसे मिलना है। फिर थोड़ा सा पीछे जाना है, फिर मुझे मदन मोहन मालवीय जी को मिलना है। फिर मुझे टाइम ट्रैवल करके और थोड़ा सा पीछे जाना है, फिर गुरु गोविंद सिंह जी को मिलना है। फिर थोड़ा सा और पीछे जाना है, फिर शिवाजी महाराज को मिलना है, क्योंकि शिवाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर जी एक ही टाइम पे थे, समकालीन थे, उनको मिलना है। फिर और पीछे जाना है, फिर उन राजाओं से मिलना है जो भारत के लिए बड़े बड़े हमारे स्ट्रक्चर्स बना के गए, है ना, चोला अम्पायर्स और काइंड ऑफ सभी। फिर और पीछे जाना है, फिर मुझे अशोका को देखना है। फिर और पीछे जाना है, फिर मुझे चाणक्य जी के दर्शन करने हैं, आचार्य चाणक्य के। फिर और पीछे जाके बस मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। वो बहुत ज़्यादा आई थिंक इंटेंस और काफ़ी अच्छा होगा अगर तो मुझे बस वो देखना है। मतलब मैंने वो जो उसमें इवेंट्स हुए, हाँ है ना, गीता ज्ञान, चलो उतने तो हम काबिल भी नहीं है ना, हमारी औकात है कि गीता ज्ञान का भी देख सके। वो तो टाइम कोई नहीं देख पाया, अर्जुन और धृतराष्ट्र के या संजय जी के बिना तो। बट हाँ, और हाँ, राजीव दीक्षित जी को मिलना है। आप ओशो को भी मिल सकते उनकी तो वो तो आज भी जिंदा है। ओशो को टाइम ट्रैवल करके मिलने की जरूरत ही नहीं बिकॉज है। आई थिंक उन्होंने अपनी थिंकिंग इतना ज़्यादा वो depth इंसान कर था ही ली नहीं है। जी, वो इंसान था ही नहीं, वो सोच है, वो हमेशा जिंदा रहेगी। ये लोग भी सोची थे, हाँ पर ये अभी रिसेंट है। तो भाई ओशो जी को चाहे फिजिकली मिलो, चाहे उनको आवाज़ ही उनकी सुन लो, तो ऐसा लगता है कि वो हैं, यही है। इफ यू कुड बी वन एनिमल फॉर अ डे व्हिच एनिमल वुड यू चूज? स्क्विरल, ओके गिलहरी। ओके ओके डू यू बिलीव इन घोस्ट्स? आई डोंट बिलीव, मतलब मैं जानता हूँ कि होते हैं, अच्छा मतलब मैं मानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। दैट्स एक ही चीज़ नहीं हुई मतलब? नहीं, मानना और जानना अलग चीज़ है। मैंने जानना वो होता है जो आपने एक्सपीरियंस किया हो। तो आप बोल रहे हो आपने भूत एक्सपीरियंस किया है? मतलब ऐसा नहीं है कि भूत कोई दो हाथ होते हैं भाई, वो भूत में मेल फीमेल थोड़ा ना होते, भूत नहीं है ऐसा कुछ थोड़ा ना होता होगा। मतलब आपने spirit- मेल फीमेल होना तो बॉडी का वो है ना, हाँ 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 नीड है। जब वो स्पिरिट ही चला गया तो एनर्जीज होती हैं। कहीं आप बैठे हो तो आपको, आपने बताया भी यहाँ पे ये इवेंट्स हुए थे, तो वो एनर्जी अभी भी वहाँ ट्रैवल कर रही होती है। तो आपने किसी नेगेटिव एनर्जी का कभी ऐसा बहुत बार। experience किया है? बचपन में भी और अब भी होता रहता है। जो लोग मतलब 7 तारीख को पैदा होते हैं, 7, 16, 25 को, तो उनके साथ ये होनी, और मतलब 7 और 4 दोनों को, उनके साथ ये ऐसा नहीं होगी, वो थोड़े ज़्यादा एक तरीके से Perceptive। प्रोन होते हैं। बट ये कैसे, आप कुछ ऐसा बता सकते हो कि कैसे समझ कैसे आता है कि यू नो लाइक देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी अराउंड या ऐसा कुछ? सबसे पहले तो आपके थॉट्स खराब हो जाते हैं, ओके आपको लगेगा मैं ही सुसाइड कर लूँ। सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत होती है। इरिटेशन नहीं कह सकते या, मतलब आप ये कह सकते हो कि मन के अंदर थॉट्स ही नेगेटिव एकदम से बदल जाएंगे। मतलब यू वर अ पॉजिटिव पर्सन एंड अचानक से और जो चीज़ें उस एनर्जी ने कभी फील की होंगी, जब वो बॉडी फॉर्म में होगा, तो वो चीज़ें आप फील करना शुरू कर देते हो। वो दुख, वो तकलीफ काइंड ऑफ, अगर वो है तो आपको ऐसा लगने लग जाता है। मेरे साथ भी हुई है, शायद वो किसी अदर टाइम लाइन के साथ जुड़ा हो, वही चीज़ जो पहले हम बात कर रहे थे, एवरी पॉसिबिलिटी क्रिएट्स ए न्यू टाइम लाइन। बट ऐसे कैन यू विजिबली सी समथिंग? नो नहीं, ऐसा नहीं कुछ, ये तो नहीं था, ये तो बॉलीवुड ने दिखा दिया ना, वैसा नहीं होता। ऐसा विजिबली क्या देखोगे आप? विजिबली आप कुछ देख ही नहीं सकते। क्या उसके 2 हाथ पैर होंगे? वो तो शरीर होता है, शरीर के होते हैं, स्पिरिट के थोड़ी ना होते हैं। एनर्जीज हैं, वो तो एनर्जीज को फील किया जाता है, देखा नहीं जाता। सो और ऑल्सो इसी से एक चीज़ आती है कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ऐसी कुछ एनर्जी है या वट एवर, तो उससे बाहर कैसे आ सकते मुझे लगता है इंसान के कर्म ज़्यादा इस पे वो करते हैं, हैं? ओके और उस पे गॉड ग्रेस अगर है, गुरु की कृपा है, वो आते, वो उसको बाहर ला सकती हैं। नहीं तो मेहंदीपुर बालाजी बैठे ही हैं, वो लाएंगे फिर डंडे से। और क्या है, ओके क्योंकि एक मूवी आई थी ना, भूल भुलैया। हाँ जो भूल भुलैया मूवी थी ना, वो अभी तक की मेरी लाइफ में वो बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। वो आई थिंक द फर्स्ट पार्ट आप जिसकी फर्स्ट बात पार्ट, कर 2, रहे हो, 3 नहीं, वो correct, तो हाँ, ऐसे ही वो correct, बस हाँ, ऐसे ही वो कर रहे हैं, उनको 2, 3 पे मत जाना। हाँ फर्स्ट पार्ट जो आई थी ना, हाँ सबसे बेस्ट, अगर बॉलीवुड में अगर कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी बनी है तो भूल भुलैया पार्ट 1 है। करेक्ट। उसमें जो चीज़ कनेक्टेड दिखाई है ना, 2 चीज़ें पैरेलली चलती दिखाई हैं उसमें। उसमें ये भी दिखाया कि वो जो मंजूलिका, जो विद्या बालन जी ने जो रोल प्ले किया,
वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी दिखाई और वो हवेली की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो। मैंने क्या कहा, वो इंसान नेगेटिव हो जाता है वहाँ जाके, वो हवेली में ही जाके क्यों नेगेटिव हुई, उसका वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वहाँ ही जाके क्यों बना, क्योंकि साइंटिफिकली भी वो चीज़ पैरेलली चल रही थी, स्पिरिचुअली वो चीज़ पैरेलल चल रही थी। लास्ट में एक सीन है, एक डायलॉग है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो अक्षय कुमार जी को बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं, परेश रावल साहब बोलते हैं कि आप एक एक केस सॉल्व करने आए थे लेकिन दो दो करके जा रहे हो, मतलब एक सोप के साथ एक कंघी फ्री, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो किसकी बात कर रहा था पता है, वो साथ में एक लड़की और थी नंदिनी नाम की, उसको ट्रॉमा था। क्या ट्रॉमा था, उसने कुछ देख लिया था बचपन में और वो ट्रॉमा में चली गई, और वो ट्रॉमा से कब निकली, जब मंजुलिका ने मारा उसको, उसने फिर एक डेथ देखी, मतलब ट्रॉमा से निकालने के लिए उसने ट्रॉमा का इस्तेमाल किया। बहुत साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है वो, सोचने वाली चीज़ है, एक एक सीन उसका कोई मैसेज दे रहा है। मतलब वो विद्या बालन जो होती है, जब वो मंजुलिका बनती है तो वो उस लड़के को ही क्यों कनेक्ट कर पाती है अपना प्रेमी, क्योंकि वो उसी घर में रह रहा होता है जहाँ मंजुलिका का लवर रह रहा होता है, वो सबकॉन्शियसली उसके साथ कनेक्ट हो रही है। उसका नाम शरद होता है आई थिंक, शरद को ही कनेक्ट कर पाती है, क्यों, क्योंकि शरद उसी के घर में रह रहा होता है जहाँ पे वो, और वो बुक्स पढ़ता रहता है, मतलब उसमें भी कोई कला है, लिखता रहता है, मतलब बुक्स पढ़ता है, राइटर होता है, वो राइटर होता है, बुक्स पढ़ता नहीं, राइटर होता है वो। और वो जो उसका लवर होता है वो डांसर होता है, मतलब दोनों ही आर्टिस्ट होते हैं। तो वहाँ से एक तो वो कनेक्ट कर लेता है, उसकी भी शादी किसी और से हो रही थी और उसको भी उससे मिलने नहीं दिया जाता, वहाँ से वो कनेक्ट कर लेती है। तो सबकॉन्शियसली एक पैटर्न बन जाता है उसका, उसको लगता है मैं ही मंजुलिका हूँ, और वहाँ की एनर्जीज जहाँ पे वो कर्म हुआ था, क्रूर कर्म हुए, तो वहाँ की एनर्जीज वहाँ घूम रही है, तो वहाँ उसके साथ कनेक्ट हो गई वो। और वहाँ पे एक तरफ अक्षय कुमार जो एक साइकाइट्रिक होता है, और एक तरफ जो नाम भूल रहा हूँ उनके एक्टर का, जो पंडित बने होते हैं, जो तंत्र कर रहे होते हैं, वो भी पैरेलली दिखाए हैं। मतलब एक तरफ वो साइकोलॉजिकली कर रहा होता है, एक तरफ वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को दिखाया, तो यानी कि दोनों बराबर रूप से उस पर सबकॉन्शियसली उसको वो किया। करेक्ट। तो इतनी जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी, वो एंजॉयमेंट की मूवी नहीं है, वो समझने वाली चीज़ है। एक एक कैरेक्टर का एक एक रीज़न है उसमें, मतलब एक पागल बना दी गई, एक पागल एक्चुअल में होती है। लास्ट स्टेटमेंट फॉर रैपिड फायर, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू विश पीपल न्यू अबाउट एस्ट्रोलॉजी? कि सबसे पहले तो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो सबसे पहले ये ना पूछे कि ये कब होगा, ये पूछे कि क्या ये होना मेरे लिए अच्छा है और मैं क्या करूं, कैसे हो, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब मेरा जन्म किस लिए हो, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, और मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, मेरा फ़र्ज़ क्या है, ये मैं चाहता हूँ कि लोग जानें। Okay, so that's it for the rapid fire, and with this we'll end this podcast session over here. बहुत सारी बातें करी हमने, पता नहीं, पैरेलल यूनिवर्स, चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी, करियर, रिलेशनशिप्स, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक वी कैन एंड कि till the next time you will see us again, is there anything that you want to say to the people listening? कोई भी आप काम करते हो तो उस काम से ज़्यादा उसके पीछे नियत पे ध्यान रखना। अगर आप लोगों को लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो अपनी नियत भी वो ही रखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक साफ नियत से किया गया कोई भी काम, चाहे वो इतू सा ही क्यों ना हो, वो यूनिवर्स में बड़े से बड़े बदलाव लाने की कैपेबिलिटी रखता है। ओके, एंड आई थिंक द अदर वे अराउंड ऑल्सो, अगर आपने बड़े से बड़ा काम कर दिया और उसके पीछे की नियत ठीक नहीं है तो वो डूबेगा नहीं, वो काम ही नहीं है। Okay, so with this, thank you so much, Anubhav sir. थैंक यू। Hope to see you again very soon.